बॉल्डनेस हेयर लॉस या हेयर फॉल के कारण नहीं होता है। बॉल्डिंग होती है हेयर थिनिंग के। समझिए क्या होता है, बॉडी के लिए हेयर जो रहता है इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंटिटी। अगर किसी को जेनेटिकली वो इनहेरिट कर रहा है वो जीन्स, तो फिर भी ऐसा कोई तरीका है लाइक प्रिवेंट कर सके उस स्टेज में जाने का? नॉर्मली ज्यादातर पेशेंट्स ना एक डिनायल मोड में रहते हैं कि हमको बॉल्डनेस नहीं होगा, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। उनको लगता है सिर्फ बालों की वजह से मैं शायद एक्सेल नहीं कर पा रहा हूँ, तो धीरे धीरे ये डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। I was with my girlfriend riding a bike. मेरा wig का जो पैच है वो हिल गया। Okay. So it was a very embarrassing situation for me. आई थिंक दिल्ली में 2022 में एक ऐसा केसेस आया Yes, widely reported Yes, case। yes. बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला If someone have curly hair, can it be straighten या straighten hair को curly? उसके पेरेंट्स कोई खामी नहीं देख रहे उसमें, लेकिन वो लड़का जो मेंटल ट्रॉमा सफर कर रहा है वो खुद ही समझ सकता। लेकिन आदिवासी तेल में ऐसा कुछ भी नहीं था जो नॉर्मल कोई हर्बल ऑयल आपको हेयर लॉस के लिए मेडिकल स्टोर में मिलता हो, उससे कुछ अलग। Who has the best hair transplant in Bollywood sir? ऐसा कुछ है? अगर आप हेयर लॉस से स्ट्रगल कर रहे हो या फिर हेयर ट्रांसप्लांट के कॉस्ट, सेफ्टी और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पर क्लैरिटी चाहते हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए मस्ट वॉच है। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सौम्य पांडे, जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हैं। डॉक्टर सौम्य पांडे से बात करके मुझे इसके प्रोसेस के बारे में ऐसे डीप इंसाइट्स मिले हैं जो मुझे अब तक नहीं पता था, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट्स के लिए कौन एलिजिबल है, इसमें क्या रिस्क है, और क्या हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जो हमें सुंदर दिखने में हेल्प करता है, या इसकी कोई साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी होता है, और स्पेशली यूथ पर। इसलिए अगर आपको हेयर लॉस एंड ट्रांसप्लांट के बारे में पूरी ट्रूथ एंड नॉलेज चाहिए तो इस पॉडकास्ट को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप करे देखिएगा। और दोस्तों, ऐसे इंफॉर्मेटिव और मिथ बस्टिंग कॉन्वर्सेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, एक नॉलेज एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है। आप भी सुनो, सीखो और अपनी जर्नी को शेयर करो, क्योंकि जब हम मिलकर ग्रो करेंगे तभी सही डिसीजंस ले पाएंगे। तो चलिए इस पॉडकास्ट को अब शुरू करते हैं। अगर हम हेयर लॉस को डिफाइन करें, आई मीन व्हाट इज हेयर लॉस एंड ये कैसे इम्पैक्ट करता है समवन हु इज अंडरगोइंग दिस प्रॉब्लम? देखिए, हेयर लॉस इट्स अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म आई कैन से। ओके। हम किसी भी तरीके के हेयर फॉल को या हेयर लॉस को सिर्फ हेयर लॉस ही बोलते हैं। अब मैं ब्रॉडली बोलूँ अगर साइंटिफिकली, तो दो चीज़ें होती हैं। एक हेयर लॉस होता है जिसमें आपके बाल गिरते हैं, सिर्फ गिरते हैं। ओके। अगर आप हेल्दी हैं या आप अगर हेयर लॉस की कुछ मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें लगभग आई वुड से अराउंड 100% बाल आपके अगले कुछ महीनों में वापस आ जाते हैं। सेकेंडली, दूसरी चीज़ होती है हेयर थिनिंग, जो अल्टीमेटली बॉल्डनेस में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, जो बॉल्ड पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट इन द सेंस, खैर हम अपनी टर्म में बात करें, अगर बॉल्ड पर्सन होता है, स्पेशली बॉल्डनेस मेल्स में ज़्यादा होती है, तो आप देखेंगे उनकी हेयर लाइन, स्पेशली ये जो होता है, इसको हम फ्रंटो टेम्पोरल एंगल बोलते हैं, यहाँ से थिनिंग स्टार्ट होती है और वो धीरे धीरे पीछे जाना स्टार्ट होता है। हेयर थिनिंग होता है, थिन होते होते वो इतना पतला हो जाता है कि इट स्टॉप्स ग्रोइंग, बेसिकली रूट्स आर डेड। ओके। तो वो एरिया बॉल्ड हो जाता है और बॉल्डनेस प्रोग्रेसिव होती है। ये आपकी हेयरलाइन लगातार पीछे जाते जाती है, प्लस उसके साथ में फिर अराउंड अर्ली 30s में ये बोलूँगा मैं कि जो पीछे होता है, हम इसको क्राउन एरिया बोलते हैं या ऑक्सीपिटल एरिया बोलते हैं, यहाँ पे भी थिनिंग स्टार्ट होती है और अल्टीमेटली फ्रंट हेयरलाइन और ये क्राउन बॉल्डिंग दोनों मीट कर जाती हैं। ओके। तो सर के ऊपर का पूरा पार्ट बॉल्ड हो जाता है। सो इधर इट कैन स्टार्ट फ्रॉम क्राउन, बोथ आई वुड से, बट जनरली स्टार्ट होता है हेयर लाइन से। बट बहुत सारे पेशेंट्स में आप सिर्फ क्राउन बॉल्डिंग भी देखेंगे, एक्चुअली जेनेटिक होता है। हम आगे जैसे बढ़ेंगे हम बात करेंगे डिटेल में। तो ये दो चीजें बिल्कुल समझनी चाहिए, बिकॉज पब्लिक सिर्फ हेयर लॉस बोलती है। बॉल्डनेस हेयर लॉस या हेयर फॉल के कारण नहीं होता है, बॉल्डिंग होती है हेयर थिनिंग के कारण। ओके। यस, दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं। सो लाइक हाउ, थोड़ा सा और क्लियर करेंगे सर, लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली हेयर लॉस, या हेयर लॉस क्यों होता है, and how it progress to hair, या hair loss ही further progress होता है to hair thinning, is it like that? No, जनरली ऐसा नहीं होता है, है ना। मैंने जैसा आपको बताया, हेयर लॉस मतलब मेरे इंडिविजुअल बाल गिर रहे हैं, है ना। गिर रहे क्या होता है, जैसे आप बहुत सारी कंडीशन है जिसमें बॉडी सडनली शॉक में जाती है, लाइक कोई इमोशनल ट्रॉमा हो गया, या फीमेल्स में प्रेगनेंसी, जैसे बेबी डिलीवर होता है, गेस्टेशन पीरियड खत्म होता है, तो बॉडी सडनली शॉक में जाती है। तो ऐसा कोई भी स्टेट जब बॉडी आपके शॉक में जाए, जैसे सडन सीजन चेंज होता है, तो आप बहुत सारे लोग नोटिस करते होंगे सीजन जब चेंज होता है उस समय वो हेयर लॉस एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज आपकी बॉडी नए सीजन के हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास करती है। तो बॉडी में जब भी कोई चेंजेस होते हैं, सडन चेंजेस होते हैं,
तो आपको हेयर लॉस देखने को मिलता है, Okay. है ना। बात समझिए क्या होता है, बॉडी के लिए हेयर जो रहता है इट्स नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंटिटी। बेसिकली एज मॉडर्न ह्यूमंस हमारी बॉडी में जो हेयर्स हैं वो कॉस्मेटिक पर्पस के लिए, स्पेशली अगर मैं फेस और हेड की बात करूं तो, Okay. है ना। अगर कोई बॉल्ड है तो उसकी लाइफ में ऐसा कुछ भी अलग नहीं हो रहा है जो आपकी लाइफ में हो रहा है, Yes. है ना। सिर्फ लुक्स का ही फर्क आ रहा है। तो बॉडी हेयर को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देती है। Cool. पहले जो चेंजेस हो रहे थे इंटरनल ऑर्गन्स उसके हिसाब से मॉडिफाई होते हैं, मैं मॉडिफाई नहीं होते हैं, एडजस्ट होते हैं। बाद में अगर कुछ बालों के लिए न्यूट्रिशन वगैरह बच जाता है तो वो बालों को बॉडी ट्रांसफर करती है, ठीक है। पहले इंटरनल ऑर्गन्स को वो जो भी चेंजेस उनको चाहिए उसके लिए जो उनको एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्रोवाइड करती है। हेयर जो है प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट में आता है, Okay. है ना। इसीलिए नॉर्मली आप हेयर लॉस एक्सपीरियंस करते हैं जब भी कोई शॉक सडनली होता है तो, Okay. है ना। हेयर जो सेल्स होती हैं जो बालों को प्रोड्यूस करती हैं उनको ग्रोथ सिग्नल्स नहीं मिलते हैं कुछ टाइम के लिए, तो हेयर प्रोड्यूस करना बंद कर देती हैं। तो जहाँ से बंद होता है प्रोड्यूस होना, तो पहले जितना बन चुका है उतना बाल रहता है, बाकी वो गिर जाता है। ये मैंने आपको बहुत सुपरफिशियली बताया, इसके अंदर बहुत डीप साइंस है ना। तो हेयर लॉस जनरली, मैंने बाल खींचे, मेरे हाथ में बाल आ गए, सीजन चेंज हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, प्रेगनेंसी हो गई, बाल गिर रहे हैं, सडन ट्रॉमा हो गया, बाल गिर रहे हैं, बहुत टेंशन में आ गया हूँ, बाल गिर रहे हैं, ये टेम्पररी है। Okay. ये कंडीशन जब हट जाएगी और आप हेल्दी हैं या आप इसके लिए मेडिसिन लेते हैं तो अगले कुछ महीनों में ये सारे बाल आपके वापस आ जाते हैं। ओके सर, जब आप कह रहे हैं कि लाइक इट इज़ द लास्ट प्रायोरिटी ऑफ आवर बॉडी, वो नहीं है, सो डज इट ऑल्सो मीन कि इवन हेयर लॉस और मे बी हेयर थिनिंग, इज इट अ सिग्नल ऑफ सम अंडरलाइंग प्रॉब्लम ऑल्सो? यस, ऑफ कोर्स। ओके। जैसे हेयर लॉस, अगर जो मैंने आपको सिचुएशन बताई, ऐसी सिचुएशन बहुत सारे पेशेंट्स के लाइफ में नहीं है, फिर भी हेयर फॉल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल रीजन होता है अंडरलाइंग डिफिशियंसी ऑफ सम वाइटल न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन B1, B6, B12, B9, विटामिन D डेफिशिएंसी, सेलेनियम डेफिशिएंसी, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, मोस्ट कॉमन इन इंडियन फीमेल्स, है ना। तो हेयर लॉस बिना किसी कारण के हो रहा है तो प्रोबेबल रीजन इज सम अंडरलाइंग डेफिशिएंसी, इवन प्रोटीन डेफिशिएंसी, या क्रैश डाइट करते हैं जिसमें सडनली आप अपना कैलोरी डेफिशिएट कर देते हैं। तो ऑफ कोर्स मैंने बताया ना, जैसे आप कैलोरी डेफिशिएट करेंगे आपकी बॉडी में एनर्जी कम मिल आ रही है, तो जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है बॉडी से, मेरा कहने का मतलब ब्रेन उनको प्रायोरिटाइज करता है। बालों का नंबर आखिरी में आता है, इसीलिए आप उस समय भी हेयर लॉस करते हैं। और हेयर थिनिंग जो होती है, जो मैंने आपको बताया बॉल्डनेस होती है, ये लगभग जेनेटिक होती है। ओके। यू इनहेरिटेड फ्रॉम योर फादर, मदर और बोथ। ओके। हाँ। तो इसमें अंडरलाइंग कॉज, आप हेल्दी हैं, विटामिन्स लेवल नॉर्मल है, प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं है, कोई ऐसा मेजर लाइफ में चेंजेस नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, फिर भी आप थिनिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्योंकि आपने वो जीन बॉल्डनेस का इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से। सो डू आई अंडरस्टैंड कि जो हेयर थिनिंग, दैट मीन्स अगर मैं उसको नॉर्मल बात करूँ तो बॉल्डनेस की जो हम बात कर रहे हैं, गंजेपन जो है, दैट इज कम्प्लीटली एट्रीब्यूटेड टू जेनेटिक्स? Completely, I would not say, but mostly. I would say, up to 90-95% जेनेटिक है उसका कॉज। ओके, जेनेटिक्स है। सर, बिफोर गोइंग कि हम उसके ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स और इस पर बात करें, आई जस्ट वांट टू नो, इज देयर एनी वे कि उसको हम प्रिवेंशंस, आई मीन अगर किसी को जेनेटिकली वो इनहेरिट कर रहा है वो जीन्स, तो फिर भी ऐसा कोई तरीका है लाइक ही कैन कम्प्लीटली मीन्स वाइडली वो उसको प्रिवेंट कर सके उस स्टेज में जाने का? देखिए, कंप्लीट प्रिवेंशन इज नॉट पॉसिबल, ओके, बट स्लोइंग डाउन द मिनिचुराइजेशन, मतलब जो बाल पतले होते जाते हैं ना, उसको हेयर मिनिचुराइजेशन बोला जाता है। ओके, तो उस प्रोसेस को हम स्लो डाउन करते हैं। जो हेयर बॉल्डनेस है, मतलब बॉल्डनेस है, मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होती है, बट मैंने ऐसा देखा है कि लगभग 40-45 आते आते ना वो प्रोग्रेशन लगभग स्टॉप हो जाता है। ओके, फिर आपको नेक्स्ट स्टेज में हेयर फॉल होगा, जनरली जब आप एज कर रहे होंगे, मे बी बियॉन्ड 55-60 के आसपास। ओके, तो ये जब तक 40-45 तक जो प्रोग्रेशन है बढ़ रहा है, इस प्रोग्रेशन की स्पीड को स्लो डाउन किया जा सकता है। हाउ सो, लाइक एनीथिंग? हाँ, ऑफ कोर्स, जो मोस्ट कॉमन मेडिकेशन जो एक्चुअली यूएस FDA ने अप्रूव किया है वो है आपका मिनॉक्सिडिल 5% ओके, एंड फिनिस्ट्राइड 1 mg पर डे। ये दो मेडिसिन यूएस FDA द्वारा अप्रूव्ड हैं फॉर प्रिवेंटिंग और स्लोइंग डाउन ऑफ हेयर बॉल्डनेस प्रोग्रेशन। अदरवाइज एनी नेचुरल सोर्स, नेचुरल रेमेडीज? नेचुरल देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे सौ पाल्मिटो एक्सट्रैक्ट होता है, ओके, पम्पकिन सीड्स होते हैं, रोजमेरी ऑयल होता है,
बट प्रॉब्लम इज दैट ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स के ऊपर बहुत अभी कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल डाटा अवेलेबल नहीं है, स्टडीज इतनी ज़्यादा नहीं है. मे बी डाउन द लाइन 5-10 साल बाद डाटा अवेलेबल हो जाए, बट ये ऑफ लेवल हम यूज़ करते हैं. US FDA ने तो 2 ही ड्रग अप्रूव किया है, बट ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ 2 ही ड्रग यूज़ करते हैं, और भी ड्रग्स हैं जिसमें मैंने आपको बताया ना, जैसे DHT ब्लॉकर्स होते हैं, नेचुरल DHT ब्लॉकर्स, पंपकिन सीड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. इसमें एक्चुअली मैंने रिजल्ट देखे हैं, रोजमेरी ऑयल में अच्छे रिजल्ट आते हैं. एक 2-3 नए मॉलिक्यूल अभी आए हैं, जैसे एनागेन हो गया, प्रोकैपिल हो गया, कैपैक्सिल हो गया, ये नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट से हमें मिलते हैं. इनमें भी अच्छा रिस्पांस है. बट ऑफ कोर्स मैं बोलूँगा, जब हम मिनॉक्सिडिल और फिनेस्ट्राइड का रिजल्ट कंपेयर करते हैं तो बाकी सारे मेडिसिन उसके आसपास भी नहीं आते अभी तक. सही बात है. इनफैक्ट आई शुड, जो मुझे समझ में आता है कि इट्स लाइक दिस, इफ समवन इज एक्सपीरियंसिंग दिस थिंग, सबसे पहले एक्सपर्ट से मिलें आपकी तरह, और फिर देन दे कैन चूज देयर वे कि वो किस तरीके से हो जा सकते हैं. देखिए, मैं क्योंकि मोस्टली आई एम इनटू हेयर ट्रांसप्लांट्स, मैं डे इन डे आउट हेयर ट्रांसप्लांट ही करता हूँ, तो आई कम अक्रॉस पेशेंट ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ एज. मेरे पास 15-16 साल के लड़के भी आते हैं, और मेरे पास 70 ईयर्स के मेल्स, मेल्स में ना बुजुर्ग लोग भी आते हैं. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जब बॉल्डनेस स्टार्ट होता है, नॉर्मली अर्ली 20s में ही स्टार्ट होता है, ये जब आपके पीछे जाना स्टार्ट होते हैं, तो उस समय देखिए नॉर्मली ज़्यादातर पेशेंट्स ना एक डिनायल मोड में रहते हैं कि हमको बॉल्डनेस नहीं होगा, हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता. ये जनरल इन टर्म्स ऑफ एवरी डिजीज इंडियन साइकी में मैंने एक्सपीरियंस किया कि हमें कुछ नहीं होगा. तो जैसे ही वो पीछे जाता है ना, दैट इज द गुड टाइम फॉर मेडिकल इंटरवेंशन. आप उस समय अगर एक्सपर्ट से मिलते हैं, तो मे बी जो मैंने मेडिसिन का नाम अभी लिया, अलॉन्ग विथ PRP, GFCs, आपके हेयर लॉस या हेयर थिनिंग प्रोग्रेशन को हम काफ़ी स्लो डाउन कर सकते हैं. बट ये इनिशियल जो 2-3 साल रहते हैं ना, ये डिनायल में और होम रेमेडीज़ में लोग या इधर उधर की बातें सुन के अलग अलग चीज़ें प्रयास करते रहते हैं. उसमें 2-3 साल बड़े इंपॉर्टेंट लॉस्ट हो जाते हैं, जो क्रूशियल टाइम है. उसमें क्या होता है कि आपका बॉल्डनेस तब तक ग्रेड 1, ग्रेड 2, मे बी ग्रेड 3 तक प्रोग्रेस हो जाता है. और एक बार बॉल्डनेस आई वुड से कि ग्रेड 2 या उससे आगे गया, तो अगर फिर आपको हेयर रेस्टोरेशन चाहिए, तो हेयर ट्रांसप्लांट इज द ऑप्शन. उसके अलावा और कुछ काम नहीं है. बिकॉज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जो भी मेडिसिन हम दे रहे हैं, ये सारी मेडिसिन जो होती है, ये हेयर की रूट में जाके काम करती हैं. और जिस एरिया में बॉल्डनेस हो गया है, मैं कॉमनली बोलूँ, ये लाइट्स चल रही हैं, इस एरिया में आपके कुछ, जैसे मेरा भी ये एरिया आप देखेंगे, ये चमक रहा है. ये ऑफ कोर्स एज रिलेटेड हेयर लॉस, इतना एक्सपीरियंस है. जो एरिया स्कैल्प का चमक रहा है, वहाँ पे रूट्स नहीं है, या मे बी इतनी डैमेज्ड हो चुकी है कि वो रिपेयर नहीं हो सकती. तो इट्स लाइक मैंने जमीन में बीज ही नहीं है, और मैं डेली इस उम्मीद में खाद डालते रहूं कि किसी दिन तो पौधा उग जाए. इट्स लाइक दैट. लोग जब बॉल्डनेस हो जाता है, फिर भी वो कुछ ना कुछ रेमेडी करते रहते हैं कि बाल उग जाए. अब देखिए, जब रूट्स ही नहीं है तो मेडिसिन कैसे काम करेगी? बीट नेचुरल मेडिसिन या एलोपैथी, आयुर्वेदिक, कुछ भी आप लें, वो रूट्स पे ही काम करती है. रूट्स नहीं है तो क्या फायदा? तो वो जो इनिशियल 2-3 साल जो रहते हैं ना, वो बड़े इंपॉर्टेंट है. तो मैं आपके व्यूअर्स से ये कहना चाहूंगा, आपको लगे कि आपकी हेयरलाइन जैसे ही पीछे जाना स्टार्ट हुई है, प्लीज सी एक्सपर्ट एंड स्टार्ट द ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल. सर, बेसिकली बॉल्डनेस को मेल रिलेटेड इश्यूज देखा जाता है इन इंडियन कंटेक्स्ट. हाउ मच, ये कितने एक्सटेंट तक फीमेल्स में भी है ये इश्यूज, लाइक व्हाट यू हैव एक्सपीरियंस सो फार? देखिए, मैंने बताया ना, बॉल्डनेस जो है ज़्यादातर पेशेंट्स में जेनेटिक रहता है. उसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म भी है, एंडोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं. है ना, जिसको हम नॉर्मली मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं. ये जेनेटिक होता है ज़्यादातर केसेस में. आप बोल सकते हैं कि मेल्स में अगर बॉल्डनेस है, तो लगभग 9 out of 10 मेल्स में वो जेनेटिक ही है. फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस भी होता है जो जेनेटिक हो सकता है, बट वो उतना एविडेंट नहीं होता इन टर्म्स ऑफ नंबर. फीमेल्स में होता है बॉल्डनेस, बट आपको वो जैसा मेल में बिल्कुल खाली हो जाता है, फीमेल्स में वैसा नहीं होता. उनका थोड़ा अलग पैटर्न होता है. कॉमनली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कैसा दिखेगा? जो पार्टीशन होता है, मांग होती है, मिडरिफ, ये ब्रॉड हो जाती है. ये आपने अपने घर में ग्रैंड मदर या मदर अगर एजिंग है, उनमें जरूर आपने देखा होगा, है ना, वो पार्टीशन ब्रॉड हो जाता है. या फीमेल जब जब पार्टीशन करे और आप ऐसे सर झुका के वो आपको दिखाए, तो एक क्रिसमस ट्री अपीयरेंस आपको दिखेगा. दिस इज ऑल्सो फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस का एक साइन. दूसरा एक अनयूजुअल पैटर्न है, हेयर लाइन तो इंटैक्ट रहती है, लेकिन उसके पीछे आपको एक बड़ा वाइड एरिया में हेयर थिनिंग दिखेगी. ये कुछ अलग अलग मैनिफेस्टेशंस है फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस के, जो भी जेनेटिक होता है. तो बट मैं ये बोलूँगा कि फीमेल पैटर्न जेनेटिक लॉस इट्स वेरी लेस, मैं रेयर नहीं बोलूँगा, बट काफ़ी कम है. मेल में वाइडली एविडेंट है, एंड कुछ डाटा तो ये भी सजेस्ट करता है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ मेल्स आर सफरिंग फ्रॉम
one or other grade of male pattern baldness in India. Okay. Yes. And this has become more evident post-COVID. Is that? Yes. That's interesting, sir. Sir, आपने फीमेल में जेनेटिक तो बताया, though it is not so evident. Is there is any other reason also within females जो उनके baldness को आगे प्रमोट करता है या समथिंग लाइक दिस? देखिए क्या होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट सर सर्टेन मेडिकेशन या सर्टेन स्टेज में कि क्या वो चीज़ें होती हैं? टोटली, यू नो, फीमेल्स में क्या होता है, मेनोपॉजल एज या पोस्ट मेनोपॉजल एज में आपको ये जो मैं फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस बोल रहा हूँ ना, ये बहुत एविडेंट हो जाता है काफ़ी फीमेल्स में. ओके. बट सिंस क्या होता है, मेल में क्योंकि बाल बिल्कुल चले जाते हैं तो बिल्कुल विजिबल होता है. फीमेल्स में थिनिंग होती है बट बॉल्डनेस नहीं आती, तो वो उतना एविडेंट नहीं होता है. बट पोस्ट मेनोपॉजल एज में डेफिनेटली एक ये बड़ा रीज़न है, बिकॉज उनके फीमेल्स की बॉडी में पोस्ट मेनोपॉज काफ़ी सारे जो हार्मोन्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनका लेवल धीरे धीरे नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है, जो हेयर ग्रोथ को भी अफेक्ट करते हैं. अलॉन्ग विद दैट काफ़ी चीज़ें और अफेक्ट होती हैं, क्योंकि हम हेयर ट्रांसप्लांट की या हेयर की बात करें तो मैं हेयर के लिए बोल रहा हूँ. और क्या होता है, जो जेनेटिक पैटर्न बॉल्डनेस है, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, इसको एक ट्रिगरिंग फैक्टर चाहिए होता है. ओके. है ना, वो जो जीन है वो आपने इनहेरिट तो कर लिया, लेकिन उसको ट्रिगर होना पड़ता है. और ट्रिगर वो मतलब एन नंबर ऑफ चीज़ें हो सकता है, यू नो, लाइक आपको डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, वायरल फीवर हो गया, है ना, आप यू नो क्रैश डाइट पे चले गए, स्मोकिंग करने लग गए. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस जीन को एक्टिवेट करती हैं. और एक बार वंस द जीन इज एक्टिवेटेड, वो लगभग 40-45 साल तक फुल ब्लोन स्पीड पे काम करता है. फिर वो धीरे धीरे स्विच ऑफ होना स्टार्ट होता है. इसलिए मैंने बोला कि 40-45 की एज तक वो फिर आपका मेल पैटर्न बॉल्डनेस स्टेबलाइज हो जाता है मोर और लेस. हाँ, इस दरमियान अब अनफॉर्चुनेटली जिनका आई वुड से जेनेटिक एक्सप्रेशन बड़ा स्ट्रांग है, वो एज अर्ली एज टीनेज में भी हेयर लॉस एक्सपीरियंस या बॉल्डनेस एक्सपीरियंस करने लगते हैं. और कुछ लोग जिनका जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट यू नो उनकी कुछ लाइफस्टाइल ऐसी हैं, जैसे सिगरेट स्मोकिंग वगैरह हो गया, या यू नो कुछ भी खाना पीना, ये इस जीन को ट्रिगर कर देता है ना. एंड ये जीन जितना जल्दी ट्रिगर हो गया, आप उतने जल्दी बॉल्डनेस की तरफ जाएंगे. हाँ, तो बेटर रहेगा कि यू नो ये सारी चीज़ें अवॉइड करें. अगर बॉल्डनेस का जीन है, यू नो, अगर वो हमें दिख रहा है, यू नो, माय फादर, माय ग्रैंडफादर और माय यू नो मामा, नाना, किसी को भी जो मैं देख सकता हूँ, मुझे दिख रहा है बॉल्डनेस का है, तो आपके जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, तो उनको अभी अलर्ट हो जाना चाहिए दैट यू हैव इनहेरिटेड मेल पैटर्न बॉल्डनेस का जीन. उसको ऐसा कोई काम ना करें जिससे वो एक्टिवेट हो, या अगर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे वो और स्पीड से वो अपना प्रोग्रेशन दिखाए. कोई काम में ऐसा कुछ लाइक 3-4 थिंग्स दैट यू कैन, जैसे मैंने सबसे कॉमन तो मैं बता रहा हूँ स्मोकिंग. ओके. बिकॉज टीनेजर्स में एक बड़ा पीयर प्रेशर के कारण वो सिगरेट स्मोकिंग यू नो नहीं भी करना चाहते, तो क्योंकि पीयर प्रेशर है तो वो करने लगते हैं. ये सबसे बड़ा कारण है, मैं बोलूँगा. ओके. दूसरी बात है कि पुअर लाइफस्टाइल, यू नो, टाइम पे उठें, टाइम पे सोएं, हैव अ गुड नाइट स्लीप, मील अच्छी लें, यू नो, फॉर नो रीज़न अननेसेसरी क्रैश डाइट्स ना करें, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड ना लें, है ना, ये है. इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जैसे मेंटल स्ट्रेस, है ना. मेंटल स्ट्रेस मेल्स में बहुत बड़ा रीज़न है हेयर लॉस का. तो अपने आप को थोड़ा सा यू नो स्ट्रेस से बचा के रखें. स्ट्रेस से बचा नहीं सकते तो ऐसी चीज़ें लाइक मेडिटेशन या योग प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप अपना मेंटल लेवल जो है वो स्टेबलाइज रख सकें. और इसके अलावा कुछ फैक्टर्स हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल है, लाइक यू नो अगर आपको डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये भी चीज़ें एक्टिवेट करती हैं. तो मोर और लेस स्मोकिंग अवॉइड करें, लाइफस्टाइल अच्छी रखें, प्रोसेस फूड ना खाएं, और थोड़ा मेडिटेशन और योगा वगैरह का अभ्यास कीजिए. तो ये थोड़ा सा आपको मदद कर सकता है. सर, इन योर एक्सपीरियंस व्हाट इज द यंगेस्ट एज जो आपने एक्सपीरियंस किया आपके पास? मैंने बताया ना, स्पेशली पोस्ट कोविड व्हाट आई हैव सीन इज टीनेजर्स लाइक यू नो 16 साल 15 साल के बच्चे भी हेयर लॉस के आते हैं. और पहले तो यू नो जब इस एज के बच्चे आते हैं तो पहला रहता है कि यू नो नहीं, थोड़ा सा ये लोग हेयर लॉस नहीं हो रहा है, बट ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या पैरानॉइड हो रहे हैं फॉर नो रीज़न. बट जब हम एक पुल टेस्ट होता है, यू नो, बाल को आपको खींच के देखना होता है. ओके. तो पुल टेस्ट में जब पॉजिटिव आता है तो ये रियलाइजेशन होता है कि यू नो बहुत यंग एज में भी हेयर लॉस हो रहा है. एंड इतनी यंग एज में मैं जेनेटिक्स को एट्रीब्यूट नहीं करूँगा, मोस्टली वो पुअर लाइफस्टाइल है या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है. क्योंकि एक 12, 13, 15, 16 साल के बच्चे की लाइफ में आप स्ट्रेस लेवल भी क्या बोलेंगे, पढ़ाई के अलावा और कोई स्ट्रेस तो है नहीं. और पढ़ाई का स्ट्रेस तो आपको मुझे भी रहा है, लेकिन हमारे सर में अभी भी बाल हैं, तो वो एक मेजर रीज़न नहीं है. पुअर लाइफस्टाइल और बहुत ज़्यादा मैं ये बोलूँगा कि ओवर प्रोसेस्ड फूड खाना,
एंड अननेसेसरी की चीज़ें लाइक जो मैंने बताया स्मोकिंग जनरली बच्चे इसी एज से कैच करते हैं 15-16 10th 11th 12th वाली एज में, तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। सर ये जो भी आते हैं आपके पास बॉल्डनेस के पास, आई अंडरस्टैंड जैसे कि आपने कहा ना कि शुरू में तो काफ़ी डिनायल मोड में रहते होंगे, एंड आई थिंक ये कॉमन फिनोमेनन है इन इंडिया किसी भी चीज़ को लेकर, जैसे कि आपने बोला भी। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड सर उनकी साइकोलॉजिकली कैसे इम्पैक्ट करती है, या फिर कैसे रहते किस स्टेज में रहते हैं, लाइक उनकी जो डे टू डे लाइफ बी इन द लाइक कॉम्पिटिटिव लाइफ, लाइक एक लोगों के बीच में जेल अप होना। आई मीन आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन क्या रहती है व्हेन दे एक्चुअली रियलाइज दैट दे आर अंडरगोइंग, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द यंगस्टर्स सर। देखिए ये जो आप प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना, स्पेशली बोलूँगा पीपल हु आर इन 20s और जो हेयर लॉस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बॉल्डनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं रादर, सबकॉन्शियसली वो इसके बारे में बहुत चिंतित रहते हैं। इनिशियली तो बताया ना आपको, डिनायल मोड में रहते हैं, 1-2 साल निकाल देते हैं, फिर उसके बाद जब उनको लगता है थिंग्स आर नॉट वर्किंग एंड मे बी फॉर सम रीजन दे डोंट वांट टू ट्राई मेडिकल ट्रीटमेंट्स ऑल्सो, तो वो ना फिर कुछ चीज़ें लाइक हेयर स्टाइल ऐसा बालों को सामने करके, क्योंकि स्टार्ट जनरली यहीं से होता है, तो इसको हाइड करने का प्रयास करते हैं। फिर कुछ सालों बाद ये भी होना बंद होता है, तो वो कैप पहनना या रूरल सेटिंग्स में गमछा वगैरह बांध लेना, ये करते हैं प्रयास। और ऐसे लोग मैंने देखा है, एक तो क्योंकि इस एज में आपके फ्रेंड सर्कल अच्छे रहते हैं और जनरली सभी के बाल अच्छे होते हैं एक्सेप्ट आपके जैसा अनफॉर्चुनेट 1-2 और कोई हो ग्रुप में, तो एक तो फ्रेंड्स को देख के पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, सबके बाल अच्छे हैं, दे आर हैंगिंग आउट विद पीपल, फोटो, और सोशल मीडिया का दौर है, डेली आप फोटो खिंचाते हैं, अपलोड करते हैं, तो ये लोग ना धीरे धीरे अपने ग्रुप से अलग होते जाते हैं। और आपको ऐसा बहुत कॉमन दिखेगा कि ये जो यंग पेशेंट्स हैं स्पेशली 20s में, फोटो वगैरह हो रही है तो या तो ये पीछे खड़े हो जाएंगे या फोटो से बाहर आ जाएंगे या कैप पहन के रखेंगे, बिकॉज क्या होता है साइकोलॉजिकली दे नो दैट दे आर लैकिंग समवेयर। बाकी सारे फ्रेंड्स एक्सेल कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है सिर्फ बालों की वजह से मैं शायद एक्सेल नहीं कर पा रहा हूँ, तो धीरे धीरे ये डिप्रेशन में कन्वर्ट होता है। डिप्रेशन के बाद जैसे ही डिप्रेशन आपको मतलब अपने चपेट में लेना चालू करता है, आपका डे टू डे लाइफ, आपका प्रोफेशन, आपकी पर्सनल लाइफ, सारी चीज़ें अफेक्टेड होने लगती हैं। और अल्टीमेटली एक हेयर लॉस के कारण आई हैव सीन पीपल जो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं। आई हैव मेट पीपल जिनका मैंने ट्रांसप्लांट किया, जिन्होंने सिर्फ इसी कारण सुसाइड अटेम्प्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली वो उनको ऐसा लगता था हेयर ट्रांसप्लांट बहुत महंगा है, हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया पता करने का भी। और ये इतनी एक्सट्रीम तक वो जा चुके हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि देखिए ह्यूमन ब्यूटी जो है उसमें फीमेल्स के पास ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं फ्लॉन्ट करने के लिए। मेल्स में अनफॉर्चुनेटली जब हम फेस की बात करते हैं तो मेल्स हैव ओनली स्कैल्प हेयर एंड बियर्ड हेयर। उसमें भी स्कैल्प हेयर अगर आपके चले जाते हैं तो वो एक मेजर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाता है। और वो एज इतनी टेंडर होती है ना, जब आपकी मेंटालिटी या साइकी शेप हो रही होती है, आप चीज़ें सीख रहे होते हैं, और उसी समय एक ये बड़ा धक्का जब आपको लगता है तो आप पीछे हटने लगते हैं, समाज से कटने लगते हैं, इंट्रोवर्ट होने लगते हैं। एंड मैंने ऐसा नोटिस किया है पीपल विद डिप्रेशन, जब मैंने उनका ट्रांसप्लांट किया, ट्रांसप्लांट के रिजल्ट आपको 5-6 महीने में अच्छे खासे दिख जाते हैं, तो आप 6 महीने बाद सेम व्यक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। इतना ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनालिटी में मैंने देखा है। एक नहीं, मैं बोलूँगा अब तक तो मैंने सैकड़ों को देख चुका है। यस, इतना ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। और वो सबकॉन्शियसली इस चीज़ को रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं कि वो इतना डिप्रेशन में या कट ऑफ फील कर रहे हैं सिर्फ अपने बालों के कारण। अच्छा, वो डायरेक्ट एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे। उनको वो रियलाइजेशन नहीं है। एक्सेप्टेंस तो शुरू में 2-3 साल नहीं रहती, उसके बाद उनको रियलाइजेशन ही नहीं होता है कि हम इस वजह से हम अपने आप को कटा सा इंट्रोवर्ट फील करते जा रहे हैं। कई बार मुझे 1.5 2 घंटे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करनी पड़ती है पेशेंट को हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले। ऐसा नहीं है कि आप करवा लीजिए, मैं कन्वर्ट करूँ, मैं उनसे बात करके समझना चाहता हूँ वो क्यों करवाना चाहते हैं। तो उनको उसका जवाब नहीं मालूम, लेकिन उनकी बातों से पता चलता है वो डिप्रेशन में है और इंट्रोवर्ट हो चुके हैं। तो ये चीज़ उनको रियलाइज कराना ज़रूरी है, टू मेक दैम लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेयर्स, कि वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। बिकॉज बाल भी आ जाएंगे, लेकिन जब तक उनको रियलाइजेशन नहीं होगा कि मैं सिर्फ बालों की वजह से ही डिप्रेस था, तो अब मैं बोलूँ मेंटल इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इनके इतने स्पेक्ट्रम होते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन क्या है, जब थोड़ा बहुत जो हम समझ सकते हैं पेशेंट को, तो काउंसलिंग में ये सारी चीज़ें हम बताते हैं पेशेंट को। और डेफिनेटली मैंने बताया ना, ज़्यादातर पेशेंट उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और बिल्कुल एक नया व्यक्ति निकल के आता है 6 महीने बाद, जब उसके सर में बाल आ जाते हैं। तो सर, ये जो अभी हमने थोड़ा सा यंग जनरेशन है उसके पर्सपेक्टिव से बोला,
क्या जो मिड लाइफ में जो रहते हैं लाइक 40s 50s वो भी जाहिर सी बात आपके पास आते होंगे सर, वो किस तरीके के साइकोलॉजिकली उनकी चैलेंजेस होती हैं? इज इट द सेम और इज इट नहीं, डिफरेंट। ये देखिए मेरे पास जो 20s वाला जो क्राउड आता है या मे बी अर्ली 30s, उनका सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, ज़्यादातर लोग की शादी नहीं हुई रहती, अनमैरिड रहते हैं, बैचलर रहते हैं, तो वो एक बड़ा चैलेंज रहता है मैरिज के लिए। दूसरा, क्योंकि उनका करियर उस समय शेप ले रहा होता है, तो वो डेली मीटिंग्स में जाना, लोगों से बात करना, बॉसेस के सामने प्रेजेंटेशन देना, तो कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सनालिटी में कोई चीज़ कम है तो आपको ऐसा लगता है सब लोग का ध्यान वहीं जा रहा है, जबकि ऐसे ज़रूरी नहीं होता है। तो वो सबकॉन्शियसली जब आपके चेहरे को वो देख रहे होते हैं तो आपको लगता है शायद वो मेरे बाल को जो नहीं है वो नोटिस कर रहे हैं। तो एक परफॉर्मेंस प्रेशर के चक्कर में वो थोड़ा सा वहाँ पे गड़बड़ होता है। ये आप मान के चलिए 20s और मिड 30s तक ये एज ग्रुप है। 35 ऑनवर्ड्स जो ग्रुप आता है वो लगभग फिर अगला ब्रैकेट पकड़िए 35 to 55 के आसपास। इस समय तक लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ चुकी होती है, शादी हो चुकी होती है, लगभग सारे लोगों के कुछ ना कुछ मतलब बच्चे वगैरह हो चुके रहते हैं, प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। अब आपका लुक उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता कि मेरे लुक से मुझे कोई जज करेगा, वो एज ब्रैकेट से आप निकल चुके हैं। तो इस एज के लोग क्या होता है, एक बार वो लाइफ में सेटल हो चुके होते हैं एंड दे आर वेल टू डू इनफ, तो उनको लगता है यार अब थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम किया जाए। वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में नहीं रहते हैं। उनको लगता है बस अब मिरर में देखता हूँ बाल नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, बाल लगेंगे तो मैं और अच्छा दिखूंगा। वो इस मेंटालिटी से आते हैं। एंड 55 प्लस वाले जो लोग आते हैं, ये तो मैं बोलूंगा प्योरली शौकीन लोग हैं। यस, मैंने रिसेंटली, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं रायपुर के, ही इज 72। उनका मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया। And it was successful? Yes. उनका वही था, अब बहुत हो गया, I want to मतलब अब प्रैक्टिस छोड़ के मैं घूमना चाहता हूँ, मैं फोटोज खिंचवाना चाहता हूँ, तो अब मेरी फोटो में मुझे बाल चाहिए। सर, is there any max age cap जहाँ पर आपको लगे कि नहीं, there is no maximum age limit. Patient should be healthy. Okay. And दूसरा डोनर एरिया जो होता है जहाँ से हम रूट्स लेते हैं वो अच्छा होना चाहिए। सिर्फ 2 क्राइटेरिया है। डोनर एरिया सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। देखिए डोनर एरिया क्या होता है, जब भी आपने नोटिस किया होगा बॉल्डनेस वाले जो पेशेंट होते हैं तो सर के ऊपर के बाल चले जाते हैं, बट कान के ऊपर के और दोनों कान के बीच का जो सर है पीछे का, वहां पे बाल बचे रहते हैं। बिकॉज उसका एक साइंटिफिक रीजन है, वो बाल आपके जेनेटिक जो बॉल्डनेस है उससे इम्यून होते हैं। ओके। तो वो जो डोनर, उतने जो बाल होता है उसको डोनर एरिया कहा जाता है। जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस एरिया से ही रूट्स निकालते हैं और जहाँ पे ट्रांसप्लांट करना है उस एरिया में इम्प्लांट कर देते हैं। सर, हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे? हाउ डज इट गो? देखिए हेयर ट्रांसप्लांट ब्रॉडली स्पीकिंग 2 टेक्निक्स होती हैं, FUT और FUE। ओके। FUT इज फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, FUE इज फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। ओके। FUT इज द ओल्डर टेक्निक। उसमें क्या होता है कि पहले जिस एरिया मुझे ट्रांसप्लांट करना है वहाँ पे मैं एनेस्थीसिया लगा के उस एरिया को कम्प्लीटली नम कर देता हूँ। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट ज़्यादातर केसेस में लोकल एनेस्थीसिया में होता है, मतलब आपको बेहोश नहीं किया जाता है। जैसे आपने कभी दांत निकलवाया होगा तो वो दांत के आसपास इंजेक्शन लगा के वो सुन कर देते हैं, या कहीं टाँका लगाया होगा तो वहाँ सुन कर देते हैं, ऐसा ही रहता है। तो फिर स्टेप 1 में क्या होता है कि हमें छोटे छोटे स्लिट्स बनाने होते हैं, छेद बनाने होते हैं। उनका डेप्थ जनरली 4 से 4.5 मिलीमीटर्स होता है। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं कि डोनर एरिया से ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करते हैं, निकालते हैं। ग्राफ्ट मींस समथिंग रूट्स फ्रैंकली स्पीकिंग ग्राफ्ट मतलब रूट्स होते हैं। ओके। एक जड़ को, एक रूट को आप एक ग्राफ्ट बोल सकते हैं। ओके। उनको निकालते हैं। 3rd स्टेप में उनको जहां हमने छेद बनाए थे, स्लिट बनाए थे, वहां पे हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं, लगा देते हैं। अब जो मैंने बताया 2 टेक्निक है, FUT और FUE। FUT ओल्डर टेक्निक है, तो उसमें पहला स्टेप जो है छेद बनाने का, वो तो कॉमन है दोनों में। दूसरा स्टेप में चेंज है हार्वेस्टिंग, जब हम निकालते हैं। FUT में क्या होता है कि दोनों कान के बीच वाला जो सबसे अच्छा डोनर होता है, लगभग 1 इंच की स्किन को मार्क किया जाता है और उतनी स्किन को कट करके निकाल लिया जाता है और बाकी को फिर टाँका लगा के वापस उनको सिल दिया जाता है। तो वो जो मैंने 1 इंच का स्ट्रिप निकाला है उसको अंडर माइक्रोस्कोप मैं उसमें से एक एक रूट को अलग अलग चॉप करके अलग अलग करता हूँ और उनको फिर लगाता हूँ। ठीक है। एंड FUE में 2nd स्टेप में क्या होता है कि हम स्किन वगैरह कुछ नहीं निकालते हैं, स्पेशल सर्कुलर पंचेस आते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे जस्ट ये आपका स्कैल्प है, तो वो पंच ऐसा रोटेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है, वो ऐसा घूमता हुआ जाता है, ये आपका बीच में जैसे बाल है तो उसके अराउंड हम वो इंस्ट्रूमेंट को टच करते हैं तो वो उसको अलग कर देता है और उसको प्लग करके बाहर निकाल लेते हैं। तो वो रूट पूरी बाहर आ जाती है और वो जो रूट जब आ गई उनको फिर हम यहाँ पे
इम्प्लांट कर देते हैं। तो क्योंकि हम इंडिविजुअल एक एक रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कोई टाँका वगैरह वाला कोई प्रोसेस नहीं रहता। तो FUE इज़ रिलेटिवली न्यूअर एंड मोर एडवांस्ड। इसमें डाउन टाइम कम है, रिकवरी टाइम कम है, रिजल्ट ज़्यादा बेटर है। क्योंकि FUT में मैक्सिमम हम 3,3200 से ज़्यादा ग्राफ्ट हार्वेस्ट नहीं कर पाते सिंगल सेशन में। और FUE में तो इतनी लिबर्टी है कि मैंने लगभग 8-8 हज़ार ग्राफ्ट भी किए हैं एक सेशन में। तो स्कैल्प के बाल अगर कम पड़ गए तो वी टेक बियर्ड हेयर्स, चेस्ट हेयर्स, अंडर आर्म हेयर्स, ग्रोइन हेयर्स, बट ऑफ कोर्स प्रायोरिटी इज स्कैल्प हेयर, उसके बाद बियर्ड, उसके बाद चेस्ट। ऐसा हायरकी है। आप रैंडमली पेशेंट बोलेगा नहीं मैं सर के बाल नहीं दूंगा, आप मेरे बियर्ड के या चेस्ट के ले लीजिए, नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ, हायरकी वाइज हमें जाना पड़ता है। प्रायोरिटी हमेशा स्कैल्प एंड बियर्ड हेयर ही होते हैं ट्रांसप्लांट में। As you said, FUT older टेक्निक है। Is it like this कि अब हर एक केस में we can go for FUE या ऐसा कुछ है? आप FUE तो लगभग सारे केसेस में जा सकते हैं। अच्छा। कुछ केसेस में अभी भी हम FUE और FUT का कॉम्बिनेशन भी करते हैं जब बहुत ज़्यादा ग्राफ्ट चाहिए होता है। Like we can see, सर हम बॉलीवुड्स वगैरह में हम देखते हैं, आई डोंट नो मे बी दे आर क्लीन शेवन और नॉट। जैसे कि हम अनुपम खेर जी को देखते हैं, वो हमको क्लीन शेव देखते हैं। आर दे रियली क्लीन शेव? मतलब उनका बिल्कुल नहीं है बाल? अनुपम खेर जी को या अमरीश पुरी को जो हम देखते हैं वो बिल्कुल कंप्लीट शेव दिखते हैं। नहीं, अमरीश पुरी का सॉरी अनुपम खेर की आप बात करें ना, अनुपम खेर जी को जब मैंने लास्ट देखा था तो उनका जो मैंने आपको बताया ना, ही हैज ग्रेड 7 बॉल्डनेस, एक्सट्रीम एंड ऑफ बॉल्डनेस। साइड का सिर्फ एक पट्टी और पीछे का एरिया बचा हुआ है थोड़ा सा, हार्डली 1.5 इंच का एरिया। वो एक्सट्रीम ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है। तो अब लोगों का अपना अपना है। कुछ लोग चाहते हैं क्लीन शेवन लुक रखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। बट दे डू हैव अ सर्टेन यस कंप्लीट बॉल्डनेस इट्स वेरी रेयर कि सर के पूरे ही बाल चले जाएं। बहुत ही रेयर है। मैंने आज तक ऐसा एक भी पेशेंट नहीं देखा। ओके एंड आई मे थिंक कि ये उनकी पर्सनल चॉइस होगी। ऑफ कोर्स बट अगर ऐसा कोई है पर्सन, उनका भी ट्रांसप्लांट हो सकता है। देखिए ग्रेड 7 में क्या होता है कि एक्चुअली रिक्वायरमेंट ऑफ hairs exceeds far beyond what is present. तो नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे पेशेंट्स में हम या तो पैच या विग सजेस्ट कर देते हैं, बट कई होते हैं पेशेंट्स एडमेंट होते हैं कि नहीं लगाइए, जितना निकल सकता है उतना ही लगाइए। तो थोड़ा लगभग आधा हेड या 75% एरिया कवर होता है, वो बालों को लंबे रख के बाकी को वो मैनेज कर लेते हैं। ओके। और ऐसा है ना कि लाइक उस कंडीशन में तो ऐसा है कि जितना आ जाए इट्स लाइक यस। क्योंकि क्या होता है, देखिए पैच में और विग में प्रॉब्लम है कि हर समय आपको एक सबकॉन्शियस फियर रहता है कि इसको ये हिल ना जाए। ट्रू है ना। मेरे पास एक पेशेंट आया था, ही वाज अ यंग चैप, 26-27 साल का था, ही वाज अ बैंक मैनेजर इन उड़ीसा। वो मेरे पास आया, उसका सामने का ना छोटा सा पैच था, ग्रेड 3 बॉल्डनेस हम बोलते हैं। तो मैंने उसने विग लगाया हुआ था। मैंने बोला आप विग लगाते हो, आप कंटिन्यू करो, क्यों आप हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हो? He said, I was with my girlfriend riding a bike और मेरा विग का जो पैच है वो हिल गया। तो it was a very embarrassing situation for me। तो वो उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि I need to go for hair transplant। किस स्टेज में बेसिकली like one should come to you, like during they notice the first signal, या फिर is there something like this, या किस स्टेज तक आपसे मिलना बेटर है? like what is the thing like this? किस स्टेज के लिए बोलूं, अगर हेयर थिनिंग स्टार्ट हो रही है, सडनली जो मैंने बताया ना फ्रंटो टेम्पोरल एंगल में सबसे पहला थिनिंग, यहाँ पे आपको लगे कि आपके बाल पतले हो रहे हैं, कंपेयर कीजिए। सबसे आसान तरीका है, यहाँ से एक बाल तोड़ के निकालिए, सर के पीछे से एक बाल तोड़ के निकालिए, और दोनों को साइड बाय साइड आप देखिए, आपको एक स्टार्क डिफरेंस दिखेगा। थिनिंग, अगर ये बाल पतला है सामने वाला, मतलब थिनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो वो अच्छा स्टेज है मेडिकल इंटरवेंशन के लिए। मेडिकल इंटरवेंशन से मेरा मतलब है मेडिसिन, सीरम्स, मे बी PRP, है ना। और जब बॉल्डनेस आ चुकी है, ग्रेड 2 ग्रेड 3 है, उस समय फिर रादर देन वी आर वेस्टिंग योर मनी एंड टाइम ऑन स्टफ्स लाइक मेडिसिन एंड PRP, डायरेक्टली गो फॉर ट्रांसप्लांट। जैसा मैंने बताया ना, बॉल्डनेस आ चुकी है, वहां पे कोई चीज काम नहीं करेगी एक्सेप्ट हेयर ट्रांसप्लांट। अब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कब आए? तो देखिए हेयर ट्रांसप्लांट इज अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। मुझे जब तक ये रियलाइज नहीं होता कि मेरे सर में बाल नहीं है और मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, तब तक मैं ट्रांसप्लांट नहीं कराऊंगा। तो वो तो पर्सनल मैटर हो जाता है। लेकिन हाँ, इंटरवेंशन कब करना चाहिए, जैसा मैंने बताया आपको, जैसे ही लगे यहाँ पे बाल थिन होना स्टार्ट हो गया, और आप दूसरी बात आपने ये देखा कि आपके फैमिली मेम्बर्स में दोनों मेल मदर और फादर के साइड में अगर कोई इमीडिएट रिलेटिव बॉल्ड है, तो आपने कुछ ना कुछ % जीन तो इनहेरिट किए हैं उनसे, तो ये इट्स अ गुड टाइम टू इंटरवीन। सर हेयर ट्रांसप्लांट के आने के लिए सपोज किसी ने रियलाइज कर लिया है कि यस ही इज अंडरगोइंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, या हो सकता है पोटेंशियली, वो आने तक आप किस प्रकार, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है विच रेजिस्ट देम आपके पास आते तक, या इवन जब आप उनके काउंसिल कर देते हैं टू एक्चुअली गो टू द
प्रोसीजर लाइक इज देयर आर सर्टेन मेजर फैक्टर्स जो उनको रेजिस्ट करते हैं, रेजिस्टेंस है जिनको हो सकता है ग्रेजुअली वो ओवरकम करे बाद में? यस ऑफ कोर्स। देखिए सबसे कॉमन जो चीज़ है, मैंने बताया ना, डिनाइल। या वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, पहली Okay. चीज़ है ना। अब आपने उनको थोड़ा सा समझाया, साइंटिफिकली गाइड किया, सब किया, तो कुछ पेशेंट्स रियलाइज करते हैं। उसके बाद सेकंड होता है डर, ओके क्योंकि सर में हेयर ट्रांसप्लांट होता है तो एक बहुत बड़ा तबका है जो बहुत डरता है कि कुछ हो जाएगा, ब्रेन में हो जाएगा, सर का मामला है, सबसे बड़ा मैटर। उसके बाद जो बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू दैट इज़ मनी, या है ना। अभी भी मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट बहुत महंगा है। ऐसा नहीं है। इवन माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लीडिंग टू दैट ओनली। क्या ये रिच और सेलिब्रिटी लोगों को लगता है दैट दिस इज द थिंग फॉर द नहीं, सेलिब्रिटीज? मैं बोलूँगा आज से 10-15 साल पहले एक्चुअली था, Okay. अ रिच पर्सन कुड अफोर्ड हेयर ट्रांसप्लांट, बिकॉज आज से 10-15 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट हज़ारों में नहीं लाखों में होते थे, इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ आई एम टॉकिंग। ओके 2-3 लाख से स्टार्ट होता था। ओह ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी उस समय उतनी वाइड स्प्रेड नहीं थी, डॉक्टर्स उतने ट्रेंड नहीं थे, असिस्टिंग स्टाफ उतना अवेलेबल नहीं था। तो अब चीज़ें डाउन द लाइन, मैं स्पेशली बोलूँगा पोस्ट कोविड, अगेन मैं बोलूँगा पोस्ट कोविड हेयर ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री हैज़ सीन अ रेवोल्यूशन, बिकॉज सडनली बहुत सारे पेशेंट्स बॉल्डनेस फेस करने लग गए, या हेयर लॉस या हेयर थिनिंग फेस करने लग गए, और बहुत बड़ा नंबर हेयर ट्रांसप्लांट कराने को इच्छुक भी हो गया। तो अब जैसे ही होता है नंबर्स बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली प्राइसिंग डाउन हो जाता है, ये तो इकोनॉमिक्स का बेसिक नियम है। तो उस वजह से हेयर ट्रांसप्लांट हैज़ बिकम रिलेटिवली चीपर। अब मैं बहुत ये तो नहीं बोलूँगा, बट पहले हेयर ट्रांसप्लांट जो हम स्टार्ट करते थे 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ पर ग्राफ्ट से, ओके अब इट हैज़ कम डाउन टू 10 रुपीज़ पर ग्राफ्ट कई क्लिनिक्स में। ऑफ कोर्स प्राइसिंग स्टैंडर्ड नहीं हो सकते, क्योंकि प्राइसिंग डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, डॉक्टर का एक्सपीरियंस कितना है, क्लिनिक का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्लिनिक में जो असिस्टिंग डॉक्टर के स्टाफ होते हैं वो कितने ट्रेंड है, कितने नंबर्स में है, टेक्नोलॉजी क्या यूज़ हो रही है, इंस्ट्रूमेंटेशन लोकल है या बड़ा प्रीमियम क्वालिटी का है, इम्पोर्टेड है, काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती। बट ऐसे क्लिनिक्स भी हैं जो एज लो एज 10 रुपीज़ या उससे भी कम में हेयर ट्रांसप्लांट आज की डेट में कर देती हैं। सर जब 10 रुपीज़ 50 रुपीज़ बोलते हैं, तो मेरे जैसे लेमैन को देखिए एक्चुअल बजट समझ नहीं मैं आता। समझाता हूँ आपको। ग्राफ्ट जो होता है ना, समझिए, ग्राफ्ट एक जड़ को आप एक ग्राफ्ट बोल सकते हैं। ओके एक जड़ में 1 से लेकर 5-6 तक बाल हो सकते हैं, ओके है ना। नॉर्मली मोस्ट कॉमनली जो मैं इंडियन मेल्स में देखता हूँ, ज़्यादातर पेशेंट में एक कॉम्बिनेशन होता है। एक बाल वाली जड़ लगभग 30-35% होती है, 2 बाल वाली जड़ अप्रॉक्सीमेटली 20-30%, 3 वाली 15-20%, ओके और बाकी 4-5 वाली भी होती है। तो नॉर्मली सब समझिए ग्रेड 1 ग्रेड 2 बॉल्डनेस के लिए तो एक आपको चार्ट दिखाना पड़ेगा मुझे। बट क्या है ग्रेड 1 मतलब जैसे आप मेरा अभी देख रहे हैं, आप इसको ग्रेड 1 बॉल्डनेस बोल सकते हैं। बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट बॉल्डनेस, एज रिलेटेड है, एज के साथ भी आपके बाल जाते हैं। तो इतना अगर बॉल्डनेस है तो मैं अगर हाई डेंसिटी में ट्रांसप्लांट करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली इट विल टेक अराउंड 1000 to 1200 ग्राफ्ट्स। ओके हाँ, और अगर पूरा पीछे तक बाल्डनेस है तो इट माइट टेक 6000 to 7000 ग्राफ्ट्स। ओके सो अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट Yes, द अमाउंट, yes. एक एस्टिमेट। एंड ऑफ कोर्स जैसे आपने कब कहा एक बड़ा कॉमन है, वो आपके व्यूअर्स के लिए बता देता हूँ, एक नॉरवुड हैमिल्टन चार्ट होता है। नॉरवुड हैमिल्टन चार्ट, नॉरवुड हैमिल्टन चार्ट, ये नेट में बहुत इजीली मिल जाएगा। हम उसमें लोग ओवरले भी डाल देंगे इस हाँ पर। बिल्कुल। तो उसमें क्या है पेशेंट की फोटो के साथ में नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स उसमें लिखा हुआ रहता है। ओके वो एग्जैक्टली सबके लिए सेम नहीं होता है, बट मोर और लेस एक आइडिया आपको मिल जाता है उससे, Okay. है ना, क्योंकि वो आपके सर के साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मेरा फेस है काफी ब्रॉड है, ऑफ कोर्स आई विल नीड मोर ग्राफ्ट देन अ पर्सन हु हैज स्लिमर फेस, ओके ऐसा है। बट मोर और लेस एक आपको ब्रॉड एक आइडिया मिल जाएगा कि कितने ग्राफ्ट्स आपको रिक्वायर्ड हैं। सर अपार्ट फ्रॉम द मनी व्हाट आई थिंक, मतलब एक नॉर्मल पर्सन के तरीके से एक सक्सेस रेशियो पर भी बहुत लोगों की लाइक रिजर्वेशंस होती है, लाइक दे फील लाइक कि सब पे सक्सेसफुल नहीं होगा, इट इज़ काइंड ऑफ लाइक अ एक्सपेरिमेंट। नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि पैसे तो जाएंगे बट द रिजल्ट इज नॉट गारंटेड लाइक दिस। आई टेल यू क्या होता है। देखिए हेयर ट्रांसप्लांट इज अ प्रूवन साइंस, ओके है ना। इसके पीछे 30-35 साल की स्टडीज़ हैं, और आई हैव फ्यू पेशेंट्स जिनका मैंने 12 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट किया था, दे स्टिल कम टू मी, दे स्टिल हैव हेयर्स। ये प्रूवन साइंस है, ये सूडो साइंस या एक्सपेरिमेंटल साइंस नहीं है, प्रूवन साइंस है। अब इसमें क्या होता है, सक्सेस होगा कि नहीं होगा, देखिए डिपेंड करता है आप पहला एक तो आपने क्लिनिक कौन सा चूज़ किया है। बिकॉज क्या है, देखिए एक ऑपरेशन का सक्सेस रेशियो डेफिनेटली डॉक्टर कितना एक्सपीरियंस्ड है, कितना एक्सपोजर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
मैं शायद आज से जब 12-14 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट करता था तब मेरा सक्सेस रेशियो और अब मेरा सक्सेस रेशियो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बिकॉज मैं अब दिन रात वही कर रहा हूँ, मैं नींद में भी हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता हूँ, ऐसी है। तो पहला तो आपने डॉक्टर और क्लिनिक कौन सा चूज़ किया, उस पर बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। दूसरा फिर ये है कि थोड़े से एथिकल इश्यूज भी हैं। जैसे क्या होता है, मैंने पेशेंट को कमिट किया कि 5000 ग्राफ्ट करने हैं। अब मैं जब ग्राफ्ट निकालने गया तो अनफॉर्चुनेटली उसके ग्राफ्ट थोड़े से थिन आए, तो मुझे ऐसा लगा क्योंकि ग्राफ्ट थिन है तो पर स्क्वायर सेंटीमीटर ज़्यादा ग्राफ्ट लगाने पड़ेंगे टू अचीव अ हायर डेंसिटी। तो 5000 बोला, लग गए 6-6500। तो अब क्या होगा, ईदर पेशेंट शुड पे मी एक्स्ट्रा या इट इज़ अप टू माई कॉन्शियस कि यार मैंने इतना बोला था, इतना कोट किया था, तो मुझे उतना ही लेना चाहिए। वो थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगेगा अगर मैं ज़्यादा चार्ज करूँगा। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस क्लिनिक में जाते हैं, है ना। और सक्सेस इंस्ट्रूमेंटेशन में इम्पॉर्टेंट है। अच्छे प्रीमियम इंस्ट्रूमेंट लिए जाएंगे तो वो ग्राफ्ट को डैमेज नहीं करते निकालते और लगाते समय। एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी टीडियस, बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। अगर मैं 3000 ग्राफ्ट की बात कर रहा हूँ तो जस्ट इमेजिन मुझे 3000 छेद करने हैं, 3000 ग्राफ्ट निकालना है, 3000 ग्राफ्ट लगाने हैं, तो 9000 बार वो काम कंप्लीट करना है एक ही दिन में या कुछ घंटों में। तो वो अकेले बंदे के बस की बात नहीं है। तो ही नीड अ गुड टीम, असिस्टिंग स्टाफ, है ना। तो वो असिस्टिंग स्टाफ कितने अच्छे ट्रेंड हैं, वो कितने एथिकल हैं, वो ग्राफ्ट हैंडलिंग कर रहे हैं तो मिस हैंडल नहीं कर रहे हैं ग्राफ्ट को। ये सारी चीज़ें हैं, डिपेंड करती हैं, इन पे आपका सक्सेस रेशियो डिपेंड करता है। बट हाँ, अच्छे से ग्राफ्ट निकले हैं, अच्छे से लगे हैं, तो इट्स अ 100% सक्सेस केस, है ना। अच्छे से निकले, अच्छे से लगे हैं, तो ग्राफ्ट की मिस हैंडलिंग नहीं हुई है या ग्राफ्ट डैमेज नहीं हुए हैं, ये होता है तो आई अंडरस्टैंड, 100 ग्राफ्ट लगे, हो सकता है 50 ही हो गए, 50 जो आपके हैं उनको मिस हैंडल करके ख़राब कर दिया गया हो। लेकिन अगर अच्छे से निकले, अच्छे से लगे हैं, तो ग्राफ्ट लॉस आप 2-3% से ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। 100 लगे हैं तो 97 to 98 तो उगेंगे ही उगेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। अब फिर एक दूसरा आता है कि कुछ सालों बाद चले जाते हैं वापस, है ना। अगेन तो इसमें डिपेंड करता है कि आपका एज और आपका जेनेटिक्स कितना स्ट्रांग है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ पेशेंट हैं जो 24-25 साल की उम्र में ग्रेड 5 यानी पीछे तक बॉल्ड हो गए, मतलब जेनेटिक्स उनका बॉल्डनेस का बहुत स्ट्रांग है। ऐसे लोग ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी एक रिस्क पे रहते हैं कि वापस थिनिंग हो सकती है। तो दे हैव टू बी इन कॉन्स्टेंट टच ऑफ देयर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स कि बाल तो एक बार आपके आ जाएंगे अगर अच्छे से किया हुआ है, लेकिन फर्दर थिनिंग ना हो तो आपको डॉक्टर को एटलीस्ट साल में 2 से 3 बार मिलते रहना पड़ेगा। अगर डॉक्टर को लग रहा है थिनिंग हो रही है तो ही माइट स्टार्ट मिनॉक्सिडिल, फिनिस्टाइड अगेन एंड कंटिन्यू फॉर फ्यू मंथ्स। तो वो थोड़ा सा 4-5 साल आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा, या मोर और लेस मैं बोलूँ आपको 40 साल तक अपने बालों के प्रति सचेत रहना पड़ेगा अगर आपने उससे पहले ट्रांसप्लांट कराया है तो। अगर आपकी जेनेटिक्स बहुत स्ट्रांग है तो, जेनेटिक्स उतनी स्ट्रांग नहीं, 25-26 की एज में ट्रांसप्लांट करा रहा है, ग्रेड 2 का बॉल्डनेस है, दैट इज फाइन। ऐसे लोगों के बालों को कुछ नहीं होगा। तो ऐसे लोग जो ट्रांसप्लांट करा लेते हैं लेकिन फॉलोअप्स में डॉक्टर्स के टच में नहीं रहते हैं और जेनेटिक बहुत स्ट्रांग है उनका, दे माइट एक्सपीरियंस हेयर थिनिंग अगेन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। हाँ, सो दैट वाज माय क्वेश्चन व्हिच अगेन इसमें ना दोनों तरफ का फॉल्ट है। कई बार क्लिनिक्स इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करते और कई बार पेशेंट लापरवाही के कारण डॉक्टर्स को विजिट नहीं करते। दोनों चीजें हैं। हाँ। अच्छा सर, किसी वजह से जैसे कि आपने बोला कि फ्रॉम द क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हुई, but when they visit some other clinics, some other experts like you, can it be restored then? Yes, of course, I do. मतलब महीने में मैं 2 से 3 करेक्शन केसेस करता ही हूँ। बट उसमें द ओनली क्राइटेरिया अगेन इसकी डोनर एरिया में कितने हेल्दी हेयर्स बचे हैं। अगर अच्छे नंबर ऑफ हेयर्स बचे हैं तो ऑफ कोर्स आई कैन गिव यू गुड रिजल्ट्स, नो प्रॉब्लम। आयु से मेरा कोई भी अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है आपको अच्छे रिजल्ट दे सकता है। वहाँ पे हेयर्स कितने अवेलेबल हैं उन पे डिपेंड करता है। एंड सर, फर्स्ट प्रोसीजर से लेकर उनको एक जो लगता है कि कन्विंस हो जाए नाउ आई हैव गॉट रिजल्ट, हाउ मच टाइम डज इट टेक? देखिए, नॉर्मली क्या होता है हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद लगभग 15 डेज ऑनवर्ड, 10 to 15 डेज ऑनवर्ड्स जो ग्राफ्ट हमने लगाए ना उनमें शेडिंग चालू होता है। मतलब ग्राफ्ट तो हमने लगा दिए, उसमें जो हेयर थे ऑलरेडी वो झड़ना चालू होते हैं 10 से 15 दिन के बाद। एंड ये कंटिन्यू हो सकता है 2.5 से 3 महीने तक, कुछ पेशेंट में 3.5 महीने तक। इसको शेडिंग फेज बोला जाता है। तो इस समय जो एरिया आपका ट्रांसप्लांटेड होता है वहाँ पे नंबर ऑफ हेयर्स बहुत कम दिखते हैं। हमने जितने लगाए हार्डली उसके 20-30% दिखते हैं। क्योंकि अच्छा, ये भी चीज़ समझने वाली कि शेडिंग फेज में सारे बाल एक साथ नहीं गिर जाते। अच्छा, कोई बाल 10th डे में गिर रहा है, कोई बाल 3रे महीने में गिर रहा है जाके। तो सर्टेन नंबर ऑफ हेयर्स वहाँ पे हमेशा प्रेजेंट रहेंगे।
3-3.5 महीने के बाद से रैपिडली ग्रोथ आता है. अच्छा. एंड अगर डोनर एरिया अच्छा था, वो डोनर का क्वालिटी वाज नाइस, तो लगभग 6 महीने में आई वुड से अराउंड 70-75% रिजल्ट आ जाता है. मतलब अगर उस व्यक्ति को कोई पर्सन पहली बार 5-6 महीने बाद देखता है तो वो बोल नहीं पाएगा कि ही और शी वाज बॉल्ड अर्लियर. ओके. हाँ. एंड फाइनल रिजल्ट तो ऑफ कोर्स आपको 10 to 12 मंथ्स तक आते रहता है. ओके. थोड़े बाद डेंसिटी आपकी इंप्रूव होती रहती है लगातार. टेक्स्ट जो बोलता है, रिसर्चर्स जो बोलते हैं कि 12 मंथ्स तक भी ग्रोथ आता है, और कुछ केसेस में तो 15 मंथ्स तक भी ग्रोथ आता है. ओके. हाँ. दैट्स ग्रेट सर. क्वाइट एनकरेजिंग. लेकिन सर आपने वैसे बोला था लोकल एनेस्थीसिया से किया जाता है, बट कुछ ऐसा फिर भी ऐसा है, तो सम काइंड ऑफ पेन दे हैव टू अंडरगो, या फिर उनको वर्क वगैरह से भी ब्रेक लेना पड़ सकता है क्या? यस, आई टेल यू. क्या होता है, देखिए लोकल एनेस्थीसिया लगाया जाता है ना, ये भी क्लिनिक टू क्लिनिक प्रोटोकॉल सबका अलग होता है, डॉक्टर टू डॉक्टर प्रोटोकॉल अलग होता है. मैं नॉर्मली इंसुलिन सिरिंज, आपने इंसुलिन सिरिंज देखा होगा? यस सर. आप दिखा दीजिएगा. आप इंसुलिन सिरिंज टाइप करेंगे ना, आपको नेट में फोटो मिल जाएगी. उसकी नीडल ना बहुत ही फाइन होती है. ओके. लिटरली मैं बोल सकता हूँ कि जैसे ये मच्छर का जो डंक रहता है ना, वैसा रहता है, बहुत पतला. ओके. और उसकी डेप्थ भी 5 मिलीमीटर रहती है. ओके. तो उसको जब लगाते हैं ना एनेस्थीसिया, क्योंकि मैंने भी सर में PRP कराया है, तो आई नो दैट सेंसेशन. वो लिटरली आपको एक मॉस्किटो बाइट जैसा फील होता है. ओके. और वो मल्टीपल जगह, आई वुड से अराउंड 15-20 जगह हमें 1-1 सेंटीमीटर के गैप में लगाना होता है. तो उसमें मैं तो क्योंकि डेली ट्रांसप्लांट करता हूँ, मैं जब एनेस्थीसिया लगाता हूँ पेशेंट से फीडबैक भी लेते रहता हूँ. तो नॉर्मली 3-4 लगने के बाद ना वो नहीं, कुछ नहीं फील हो रहा है, ऐसा वो हो जाता है पेशेंट्स का. तो ऐसा नहीं है कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है. नो, बहुत बेरेबल रेंज में वो होता है. मॉस्किटो बाइट आप समझ लीजिए कैसा है. आपको 10-15 मॉस्किटो बाइट हो रही है, वैसा ही फील होगा. और वो 10 से 15 सेकंड के बाद वो एरिया पूरा नम हो जाता है. तो वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पेशेंट को इसका बिल्कुल एहसास नहीं होता. हाँ. और ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको स्लाइट स्वेलिंग एक्सपीरियंस हो सकती है फोरहेड में, बट वो पेनफुल नहीं होगी. अगर एनेस्थीसिया अच्छे से दिया गया है, अच्छी क्वालिटी का एनेस्थीसिया दिया गया है, तो आपको पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट ट्रांसप्लांट कोई पेन नहीं होता. स्वेलिंग दिख सकती है 2 से 3 दिन, बट वो पेनफुल नहीं रहेगी. और नॉर्मली मेरा जो प्रोटोकॉल है, मैं पेशेंट को बोलता हूँ 2 से 3 दिन तक एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी से अपने आप को थोड़ा सा रिफ्रेन कीजिए. घर में रहिए, आराम कीजिए, टीवी देखिए, मोबाइल चलाइए, थोड़ा भाग दौड़, ये सब 3 दिन एटलीस्ट ना करें आप. चौथे दिन से मेरा मतलब जो प्रोटोकॉल है वो है कि आपका अगर सिटिंग जॉब है, आपको ऑफिस में बैठना है या आपकी शॉप है जहाँ पे आपको सिर्फ बैठना है, तो आप चौथे दिन से जाके बैठ सकते हैं. 7th डे हम पेशेंट का हेड वॉश करते हैं. उसके बाद ही और शी इज फ्री टू गो एनीवेयर. खुला रख सकते हैं, ढकने की जरूरत नहीं है. 7th डे से वो जिम भी स्टार्ट कर सकते हैं, माइल्ड कार्डियो वगैरह कर सकते हैं. और 15 डे ऑनवर्ड्स वो एक्टिव वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग सब स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. बट इसकी एक्सट्रीम साइड इफेक्ट्स पर अगर हम बात करें, लाइक इफ लेट अस कंसिडर एज अ वर्स्ट केस सिनेरियो, व्हाट कुड बी द वर्स्ट केस सिनेरियो सर? लाइक एक वो भी आता है, बिकॉज आपने बोला भी कि ब्रेन से बहुत पास है. So is this a myth that it can impact, or was there certain any kind of a history भी है या फिर कुछ known cases हैं? देखिए क्या होता है, वर्स्ट आप पूछेंगे तो एनी मेडिकल प्रोसीजर का वर्स्ट हो सकता है, वो है डेथ. सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट नहीं, एनी. मेरे ट्रेनिंग के टाइम पे आई हैव सीन पेशेंट जो एक छोटा सा चीरा लगाने के बाद सेप्टिसीमिया में लैंड अप करके 3 दिन बाद डेथ हो गई उनकी. अनफॉर्चुनेट थिंग्स कैन हैपन. आई हैव रेड सम न्यूज़ ऑल्सो सर, जो मैं रिसर्च कर रहा था. आई थिंक दिल्ली में 2022 में एक ऐसा केसेस आया था. यस वाइडली रिपोर्टेड केस था. बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि इट वाज अ क्लिनिक रन बाय टेक्नीशियन, वहाँ पे कोई डॉक्टर ही नहीं था. ओके. हाँ. क्या होता है, देखिए मैंने बताया ना, कोई भी मेडिकल प्रोसीजर, एक छोटा सा चीरा भी आप लगाते हैं, अगर उसमें जो बेसिक सर्जिकल प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं किए गए हैं, तो वर्स्ट केस में वो पूरी बॉडी में सेप्टिसीमिया हो सकता है, जिसको कॉमनली हम बोलते हैं जहर फैल गया बॉडी में, एंड पेशेंट माइट डाई. That can same happen with hair transplant. But up till जो मैंने अभी तक डाटा देखा है, पूरे इंडिया में लगभग 4 या 5 पेशेंट्स की डेथ हुई है इतने सालों के हेयर ट्रांसप्लांट में, है ना. तो डाटा जब आप कंपेयर करेंगे वो डेथ का, इट इज एक्सट्रीमली लो. 5 डेथ इन इतने लंबे, और इतने सारे, मैं बोलूँगा दिन में इंडिया में नहीं बोलते भी 1-8 लाख हेयर ट्रांसप्लांट तो होते ही होंगे मिनिमम. उतने में इतना डाटा इज नेग्लिजिबल, है ना. बट स्टिल
अगेन ये सारी जो प्रॉब्लम्स जो मैंने देखी, जो मैंने पढ़ी, वो अनक्वालिफाइड सेंटर्स जहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होते, ओके या डॉक्टर्स हैं बट बस नाम के लिए हैं, या क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है, ऐसे सेंटर्स में ही ये सब इशू होता है. क्योंकि क्या होता है, एज अ सर्जन एक बेसिक प्रोटोकॉल होता है जो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में एम्बेडेड हो चुका होता है. हम कुछ भी करें, चाहे वो हेयर ट्रांसप्लांट हो या कुछ भी कोई भी सर्जरी हो, तो वो बेसिक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाएगा एंड पेशेंट इज मतलब हेल्दी, कोई मेजर इशू नहीं है, तो ऐसा कुछ भी अनवांटेड थिंग नहीं हो सकती है. थोड़ा बहुत ये होगा, किसी को पेन हो सकता है, किसी को पेन कम हो सकता है, किसी को स्वेलिंग ज़्यादा आ सकती है, कम आ सकती है. ये सारी चीज़ें रिलेटिवली काफ़ी अच्छे से मैनेज की जा सकती हैं. ओके हाँ. बट देन वर्स्ट केस सिनेरियो में दिस इज नेग्लिजिबल ऑफ कोर्स सर. ऑफ कोर्स मैंने बताया ना, आप डाटा कंपेयर करेंगे तो अगर मान लीजिए 15 साल का भी डाटा लेते हो, 2010 से मान लीजिए हेयर ट्रांसप्लांट ऑफ कोर्स इंडिया में अर्ली 90s से स्टार्ट हो गया था. आप 2010 से भी काउंट करते हैं तो 15 सालों में डेली पूरे इंडिया में ट्रांसप्लांट हो रहा है, उसमें सिर्फ 5 डेथ अब तक रिपोर्टेड है. तो इट इज नथिंग. ओके फाइन. एक सर ये आता है कि देयर वाज सम क्वेश्चन दैट वाज गोइंग ऑन माय माइंड. मैं आएगा तो मैं फिर से आपको पूछता हूँ सर उसको. लेट मी कम टू दिस नेक्स्ट वन. ओवर प्रॉमिसिंग ऑफ द रिजल्ट्स भी होता है क्या सर? बिल्कुल. पैकेजेस महंगे भेजन. या लेट मी कम टू दैट क्वेश्चन, इट केम टू माइंड. एक नॉर्मल पर्सन है हु इज़ कंसिडरिंग हेयर ट्रांसप्लांट, एंड आप जैसे अभी कहा कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं हु डू नॉट हैव अ क्वालिफाइड पर्सनल, बट हमको बाहर से समझ में नहीं आता सर. लाइक कीपिंग द इंटीरियर्स एंड ऑल आजकल सब कर लेते हैं. आप कैसे किसी को बताएंगे कि या कुछ ऐसे गाइड हैं क्या हमारे पास वेयर आवर व्यूअर्स कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, वाइल चूजिंग योर हेयर ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट यू शुड फॉलो दीज एंड दीज मेजर्स? देखिए, आपका कहना सही है. जब हम क्लिनिक में जाते हैं तो आजकल तो क्लिनिक्स को तो बिल्कुल ऐसा लाउंज जैसा सजा दिया जाता है कि कैसे समझेंगे. देखिए, 3-4 चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए पेशेंट्स को. एक तो पहले जब वो क्लिनिक विजिट करें, थोड़ा सा उनके बारे में रिसर्च कर लें. आजकल डेफिनेटली सबकी वेबसाइट होती है. ज़्यादातर जो क्लिनिक्स कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोवाइड करते हैं उनका कुछ ना कुछ यूट्यूब चैनल या फेसबुक या इंस्टाग्राम प्रेजेंस भी होता है. तो एक बार उस पेज में आपको डॉक्टर रेडिली विजिबल है कि नहीं. आपको बहुत सारे ऐसे क्लिनिक के पेज मिलेंगे, आई विल नॉट नेम देम, जिसमें सिर्फ पेशेंट के रिजल्ट शेयर्ड हैं, लेकिन कोई एक्टिव पर्सनल या डॉक्टर का कंसल्टेंट आपको कभी भी नहीं दिखेगा. सिर्फ पेशेंट के रिजल्ट दिखेंगे. वेबसाइट में भी कोई डॉक्टर की फोटो नहीं दिखेगी आपको, और उनके यूट्यूब या इंस्टा फेसबुक प्रेजेंस में भी कोई डॉक्टर नहीं दिखेगा. सिर्फ पेशेंट टेस्टिमोनियल्स दिए जा रहे हैं. तो पहला एक रेड फ्लैग है ना. क्योंकि अगर मैंने ट्रांसप्लांट किया है तो आई वुड ओन अप टू इट एज अ ट्रॉफी. ये मेरा पेशेंट है, इतना अच्छा रिजल्ट आया. ठीक है. पहली चीज ये है, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसर्च करके आप जाइए. दूसरी चीज है कि जब आप जाएं तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा आपको इनकन्वीनियंट लगेगा, लेकिन मेक श्योर आप पूछ लें डॉक्टर से कि आप सर्जन हैं कि नहीं है. ओके, है ना. कई बार क्या होता है कि जो NMC है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, उसने जो गाइडलाइंस दी है उसके हिसाब से डॉक्टर्स विद सर्जिकल बैकग्राउंड एंड डर्मेटोलॉजिस्ट ये क्वालिफाइड हैं टू प्रैक्टिस हेयर ट्रांसप्लांट. तो थोड़ा सा एक चीज़ को भी मेक श्योर कर लीजिए. कई बार ऐसा होता है कि होम्योपैथ्स भी हेयर ट्रांसप्लांट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी हेयर ट्रांसप्लांट प्रैक्टिस कर रहे हैं. आई डोंट नो, मुझे उनके बोर्ड ने उनको परमिट किया कि नहीं किया मुझे फ्रैंकली नहीं मालूम, तो मैं उसमें कमेंट नहीं करूंगा. बट जो NMC की गाइडलाइन है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ. बिकॉज आई एम एलोपैथ डॉक्टर, तो मुझे अपनी जो मेडिकल बॉडी है उसके बारे में मुझे मालूम है. तो ये थोड़ा सा आपको पूछना है ना. रायपुर में एक ऐसा क्लिनिक भी है जो मतलब लोगों को कोट पहना के बिठा देते हैं कि डॉक्टर हैं बोल के. और क्या होता है कि आप जब पेशेंट के तौर पर जाते हैं तो थोड़ा सा ऐसा डॉक्टर आपकी क्वालिफिकेशन क्या पूछना थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है ना. इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो बैकग्राउंड आपका जो चेक है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट इस समय रोल प्ले करता है ना. तीसरी बात है, जब आप पहुंच गए हैं डॉक्टर्स श्योर कि ठीक है, आप उनके रिजल्ट्स के बारे में बात कीजिए, उनको बोलिए आप अपने पुराने रिजल्ट्स दिखाइए. मैं तो पेशेंट को बिना बोले ही अपने पुराने रिजल्ट दिखाता हूँ. बिकॉज देखिए, मेरी बात तो वो अभी आया है, मेरा जो रिजल्ट है वो देख के ही मेरे पे भरोसा या ट्रस्ट जनरेट कर सकता है. तो आई हैव टू शो हिम और हर माय ओल्डर रिजल्ट्स. ये 3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. और अगर हो सके तो चौथा थोड़ा सा उनके हॉस्पिटल का या क्लिनिक का एक जो OT सेटअप वगैरह रहता है वो आप देख लीजिए. बिकॉज OT शुड बी इक्विप्ड. वहाँ पे पैरामोनिटर्स मतलब आपने देखा होगा ना जिसमें हार्ट रेट, पल्स, BP ये सब दिखाता है, उसको वो होना चाहिए. एनेस्थीसिया के लिए बेसिक इक्विपमेंट्स होना चाहिए. लाइफ सेविंग किट्स वगैरह होती हैं वो सब होनी चाहिए. ऑक्सीजन सिलेंडर है कि नहीं,
ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। ये 4 ही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, ये ऐसा देखनी कोई चाहिए। सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स तो नहीं होंगे? देखिए क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट जो है ना वो किसी पर्टिकुलर एक स्ट्रीम में नहीं आता। ओके। समझिए आप, हेयर ट्रांसप्लांट जनरल सर्जन भी कर सकता है, प्लास्टिक सर्जन भी कर सकता है, डर्मैट भी कर सकता है, मैक्सिलोफेशियल भी कर सकता है। ओके। तो जो सर्जरी बैकग्राउंड के सारे लोग कर सकते हैं, तो ये वाइडली स्प्रेड है। ओके। है ना। तो हम जैसे बोल नहीं सकते कि ये तो यही करता है, नहीं, इट्स अ मल्टी डोमेन आप बोल Okay. सकते हैं सर्जरी। तो बट ये है कि इसमें रादर देन डोमेन आई वुड से एक्सपीरियंस ज़्यादा काउंट करता है, बिकॉज हेयर ट्रांसप्लांट इज नॉट जस्ट सर्जरी, इट्स एन आर्ट विद साइंस। या आर्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आर्ट कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। हेयर लाइन डिजाइनिंग सबसे पहली बात। ओके। अभी मैंने बहुत नीचे हेयर लाइन बना दी या बहुत ऊपर हेयर लाइन बना दी तो वो बहुत गंदा लगता है। एंड पॉसिबल अगर गलत हुआ तो लाइक गलत बहुत पीपल कम टू मी, मैं दिल्ली के एक क्लिनिक का नाम नहीं लूंगा, 3 पेशेंट सेम क्लिनिक से मेरे पास आए जो छत्तीसगढ़ के थे। उन्होंने फोरहेड इतना छोटा, लिटरली 4 सेंटीमीटर का फोरहेड उनका बना दिया। तो वो उनका फोरहेड ना लिटरली बच्चों जितना है। मतलब आप इमेजिन एक गोल्डन रेशियो होता है जब हम फेस की बात करते हैं, चिन से ये एरिया, नोज का इतना और इतना एरिया, ये लगभग बराबर प्रोपोर्शन में होना चाहिए। अब फोरहेड इतना सा हो जाएगा, बाकी उतना ही लेंथ पे है, तो आप सोचिए वो पेशेंट दिखेगा कैसा। तो मुझे लिटरली वो हेयर्स निकालने पड़े, हेयर लाइन रीडिजाइन करनी पड़ी। अब बाल निकाले ना तो उसकी थोड़ी बहुत स्कारिंग रह जाती है जो परमानेंट रहती है। आई कांट हेल्प इट, है ना। वो बॉच्ड अप जॉब है, आप कितना भी अच्छा कोशिश करें 100% नहीं रिकवरी होती वो है। तो उसके अलावा जब हेयर्स आपके हम लगाते हैं ना, नेचुरल हेयर भी कभी 90 डिग्री में नहीं उगते। ओके। दे हैव सर्टेन एंगल एंड सर्टेन डायरेक्शन। जैसे आप शैम्पू करके निकलते हैं, आप अगर कोम नहीं भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बाल एक तरफ घूम जाते हैं, है ना। ये नेचुरल डायरेक्शन है हेयर का, तो वी नीड टू मिमिक इट। और सामने के जो बाल होते हैं ये आपके स्कैल्प से लगभग 10 से 15 डिग्री में ग्रो करते हैं। पीछे के स्कैल्प के हेयर जो है वो 35-40 डिग्री पे ग्रो करते हैं। तो ये एंगुलेशन पूरा मेंटेन करना पड़ता है, तब नेचुरल रिजल्ट निकल के आता है। एक डायरेक्शन मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें विद एक्सपीरियंस आती हैं। आज से 15 साल पहले जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट चालू किया, आई वॉज नॉट दैट परफेक्ट। ये सब चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे होती थी। ऑफकोर्स इसीलिए मेडिकल प्रैक्टिस को प्रैक्टिस बोला जाता है, क्योंकि हम लगातार चीज़ें सीखते रहते हैं। ऐसा है। तो अब वो आर्ट इतना, जितना साइंस इंपॉर्टेंट है हेयर ट्रांसप्लांट में, आर्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है। और आर्ट जो है वो बिना एक्सपीरियंस के नहीं आ सकता। ट्रू सर। सही, यू स्पोक अबाउट एंगुलेशन ना, तो मेरे नॉर्मल ब्रेन पर एक और सवाल आया। इफ समवन हैज अ कर्ली हेयर, कैन इट बी स्ट्रेटन, या स्ट्रेटन हेयर को कर्ली? नाइस क्वेश्चन। देखिए क्या होता है, डोनर से मैंने जैसे बाल निकाले, वो कर्ली हैं तो कर्ली आएंगे, वाइट हैं तो वाइट आएंगे। ओके। यस, आई कांट हेल्प इट। ओके। डोनर में जो है सेम बाल वैसे ही आएंगे आपको। एंड इज इट लाइक वो फॉर्मेशन अलग अलग रहता है, लाइक? यस, थोड़ा सा कर्ली हेयर्स की रूट का पैटर्न अलग रहता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल जो हेयर्स रहते हैं। हालांकि कर्ली हेयर्स, इंडियन सेटिंग में जो कर्ली हेयर रहते हैं ना, उनके रूट्स भी लगभग नॉर्मल रहते हैं। कर्ली इन द सेंस जो ब्लैक्स में होता है, निग्रो रेस में जो होता है, वो प्रॉपर कर्ली हेयर होता है। उनका रूट सी शेप का होता है। ओके। हमारा रूट ऑलमोस्ट आप बोलेंगे हल्का सा ऐसा टिल्ट जैसा रहता है, या स्ट्रेट रहता है, मोर और लेस। ओके। तो वो रूट में डिफरेंस है। तो मैं जब दिल्ली में प्रैक्टिस करता था तो वहाँ पे काफ़ी निग्रो पेशेंट्स आते थे, ब्लैक लोग आते थे। तो उनके लिए जो बाल निकालने का, लगाने का इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक वाज डिफरेंट। हाँ, बट फ्रॉम इंडियन कंटेक्स्ट ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा? नहीं, लगभग आपके अगर कर्ली हेयर भी हैं तो जो मैंने देखा है ज़्यादातर उनके रूट्स जो हैं वो नॉर्मल जिनके जैसे स्ट्रेट हेयर है वैसे ही दिखते हैं। हाँ, कुछ पेशेंट्स देखे मैंने, स्पेशली फ्रॉम ट्राइबल बेल्ट। ओके। उनमें कुछ पेशेंट के रूट्स ना थोड़े से कर्व्ड रहते हैं। तो पहले क्या होता है, जब हम ट्रांसप्लांट स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले इसीलिए हम 10-12 रूट्स पहले से निकाल के रूट पैटर्न स्टडी करते हैं। उसके हिसाब से ही फर्दर फिर आगे स्लिटिंग का एंगल, डेंसिटी सब डिसाइड होता है। सर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वो हम पैकेजेस की बात कर रहे थे, लाइक ओवर सेलिंग ऑफ द एक्सपेंसिव पैकेजेस एंड ऑल, ये कैसे होता है? लाइक देखिए, अगेन मैंने बताया ना, मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ भी हो, उसका प्राइसिंग कभी भी, एक्सेप्ट स्मार्ट कार्ड वगैरह हो, गवर्नमेंट कभी निर्धारित नहीं कर सकती, करना भी नहीं चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक डॉक्टर जिसके पास एक्सपीरियंस सेम चीज़ का 30 साल का है और एक डॉक्टर जो फ्रेशली पास आउट हुआ है, आप दोनों के काम को कंपेयर नहीं कर सकते। इट्स लाइक कंपेयरिंग ऑरेंजेस एंड एप्पल। तो दोनों का पैकेज भी सेम कैसे होगा, है ना। तो सेम मैंने जैसा बताया, क्लिनिक में डॉक्टर का एक्सपीरियंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई क्लिनिक अगर जगदलपुर में है और कोई क्लिनिक अगर मुंबई में है, दोनों सेम काम कर रहे हैं तो भी सेम चार्ज नहीं कर सकते। इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है।
प्लस आपके पास जो आपका असिस्टिंग स्टाफ है वो कितना ट्रेंड है. ऑफकोर्स ट्रेंड होगा तो उनकी सैलरीज भी उतनी ज़्यादा होंगी, तो उनका एक्सपेंसेस भी ऐड ऑन होगा. उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंटेशन यूज़ होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन कैन बी दिल्ली मेड एंड कैन बी न्यूयॉर्क मेड. तो दोनों के प्राइसिंग में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो प्राइसिंग को अफेक्ट करती हैं. ओके सर. तो इसीलिए आपको अलग अलग क्लिनिक में अलग अलग प्राइजेस मिलेंगे. बट अगेन क्या होता है, मैं अपने पेशेंट्स को भी समझाता हूँ, बहुत सारे जगह प्राइसिंग का एक बड़ा खेल होता है. एडवर्टीजमेंट में 25,000 अनलिमिटेड ग्राफ्ट, 35,000 अनलिमिटेड ग्राफ्ट. देखिए अनलिमिटेड नाम की कोई चीज़ नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक नीचे स्टार बना होता है. यस, है ना. और मैं ये भी बोलूँगा कि देखिए हेयर ट्रांसप्लांट जो कराने को इच्छुक है ना, प्राइसिंग को कभी प्रायोरिटी मत रखिए. भले अभी आपके पास उतने पैसे नहीं है, 6 महीने बाद करें. और आजकल तो क्या होता है कि माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनीज हैं जो इजीली फाइनेंस भी कर देती हैं आपको, तो वो प्राइसिंग का भी वो मतलब उतना इशू नहीं है. दिस थिंग कुड बी फाइनेंस्ड आल्सो. यस, नॉट ट्रांसप्लांट, एनी कॉस्मेटिक सर्जरी. आजकल तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज दे फाइनेंस एवरीथिंग, है ना. क्या होता है, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़ को आप समझिएगा, बिकॉज आपका डोनर एरिया जो है वो लिमिटेड है, वहाँ पे लिमिटेड ग्राफ्ट है, अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है. और लिमिटेड जब है रिसोर्सेज मेरे पास, तो उसको बहुत वाइसली स्पेंड करना चाहिए. मैंने सस्ते के चक्कर में कोई क्लिनिक में करा लिया, उसने मेरा डोनर रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया, डोनर एरिया भी खराब कर दिया. अब मैं 6 महीने बाद मैं पैसे वैसे जमा करके जाता भी हूँ अच्छे क्लिनिक में, अब लेकिन डोनर ही नहीं है, तो वो जो अच्छा क्लिनिक है वो भी आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा. इसीलिए हड़बड़ाइए नहीं, भले 6 महीने साल भर बाद प्लान कीजिए, लेकिन गो फॉर अ गुड सेंटर. एंड मैं पता है आजकल तो माइक्रो फाइनेंसिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है ज़्यादातर अच्छे क्लिनिक्स में, तो वो भी एक मेजर इशू नहीं रह गया है अब. हाँ, तो प्राइसिंग शुड नॉट बी द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ चूजिंग द क्लिनिक. ओके. हाँ सर, मैं जब रिसर्च कर रहा था, वन थिंग अगेन उसमें अक्रॉस आया कि टर्की हैज बिकम अ काइंड ऑफ अ कैपिटल फॉर हेयर रेस्टोरेशन. यस. व्हाई इज इट सो एंड वेयर इंडिया स्टैंड्स इन कंपैरिजन विद दैट? देखिए क्या होता है, ऑफ कोर्स हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्टेड इन वेस्टर्न वर्ल्ड, स्पेसिफिकली स्पीकिंग अमेरिका एंड वेस्ट इन यूरोपियन कंट्रीज. तो थिंग्स आर, स्पेशली कॉस्मेटिक सर्जरीज आर वेरी एक्सपेंसिव देयर. अगर मैं हेयर ट्रांसप्लांट की बात करूं तो आज भी एक नॉर्मल सा हेयर ट्रांसप्लांट विल कॉस्ट यू एनीवेयर फ्रॉम 15 to 25 lakhs इन यूएसए. ओके. 15 से 25 लाख में तो इंडिया में लोगों की शादी हो जाती है. True. है ना. तो इतना एक्सपेंसिव एक नॉर्मल अमेरिकन के लिए भी ना इतना खर्चा करना पॉसिबल नहीं होता है. और ज़्यादातर उनके जो वहाँ पे तो पूरा जो हेल्थ केयर सिस्टम है इंश्योरेंस बेस्ड है, तो ज़्यादातर हेल्थ केयर या इंश्योरेंस कंपनीज कॉस्मेटिक सर्जरीज को कवर नहीं करती. तो अब जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, दे नीड टू लुक फॉर इट. अब यूरोप और अमेरिका में ये बहुत महंगा है, तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट चॉइस इज एशिया, बिकॉज अफ्रीकन कंट्रीज आर नॉट दैट डेवलप्ड, साउथ अमेरिकन कंट्रीज आर नॉट दैट डेवलप्ड. तो टर्की का जो जियोलॉजी नहीं बोलना चाहिए, ज्योग्राफी है, इट्स वेरी फेवरेबल. टर्की को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, एंट्री गेट टू यूरोप. आप उसको देखेंगे तो वो आधा एशिया में आता है, आधा यूरोप में आता है. तो यूरोपियन स्टार्टेड टू गो टू टर्की. और टर्की में हेयर ट्रांसप्लांट वॉज रिलेटिवली चीप, बिकॉज मैंने बताया ना वो यूरोप में भी है, एशिया में भी है. वहाँ का इकोनॉमी या वहाँ की जो प्राइसिंग है, सर्जिकल प्राइसिंग बहुत हाई नहीं है, तो लोग वहाँ जाना चालू किए. अब जो चीज़ आपको 20 लाख 25 लाख की थी, अब टर्की में वो चीज़ 1-1.5 लाख 2 लाख में होने लग गई. तो वेस्टर्न पीपल जो अमेरिकन्स है, यूरोपियंस है, वो जाने लग गए. तो धीरे धीरे एक ट्रेंड सेट हो गया. ठीक है. बट अब चेंज ये हुआ है कि पिछले कुछ सालों में, स्पेशली अगेन पोस्ट कोविड आई वुड से, इंडिया में भी बहुत हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स नए आए. बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो जैसे प्लास्टिक सर्जन है, बट अपने आप को एंटायरली हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डेडिकेट कर दिया. अब जैसे मैं भी हूँ, आई एम अ फेशियोमैक्सिलरी सर्जन, बट आप मुझे मान के चलिए, मैं अपनी एनर्जी अगर कैलकुलेट करता हूँ तो लगभग 90% एनर्जी मेरी हेयर ट्रांसप्लांट में जाती है, और 10% रिलेटिवली जो दूसरी सर्जरीज होती है डोमेन की, उसमें जाती है. तो अब जब एक्सपर्ट आने लग गए, क्लिनिक आने लग गए, रिजल्ट वैसे आने लग गए, तो अब बहुत सारे लोग हैं जो स्पेशली जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, मुंबई, पुणे, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, जहाँ पे मेडिकल टूरिज्म पहले से होता आ रहा था, अब वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए भी लोग आने लग गए. और बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर मैं बोलूँ, डाउन द लाइन आज से 8-10 साल बाद हम टर्की को एज अ हेयर ट्रांसप्लांट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड रिप्लेस कर दें. यस,
दैट्स सो इंटरेस्टिंग. प्लस अभी जो इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट होता है, एवरेज एक ठीक ठाक से क्लिनिक में भी टर्की से चीपर है हेयर ट्रांसप्लांट इंडिया में. एंड आई हैव सीन जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग इंडिया भी आ रहे हैं कॉस्मेटिक यस, मैं आपको ट्रीटमेंट्स के बता लिए. रहा हूँ ना, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद हैव बिकम बिग हब फॉर मेडिकल टूरिज्म इन टर्म्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट. Yeah, वो पूरा true. पैकेजेस ऑफर करते हैं क्लिनिक, यू नो, आप ट्रांसप्लांट भी कराइए और पूरा वो इंडिया भ्रमण भी करा देते हैं एंड वापस भी चले जाते हैं. वो भी ऑलमोस्ट आई वुड से अराउंड हाफ ऑफ द कॉस्ट जो ओरिजिनली वो अपनी कंट्री में पे कर रहे थे. यस सर, एक एथिकल ग्राउंड पर अगर एक क्वेश्चन है, this hair transplant should be considered as more as a like a cosmetic surgery or kind of a psychological treatment or necessity. देखिए, अब ये वाली बात तो ये है कि यू नो ग्लास आधा भरा है या खाली है, उस पर Yeah. देखने वाले पे निर्भर True, करता है. True. आप मुझसे पूछेंगे तो आई वुड कंसिडर इट अ कॉस्मेटिक सर्जरी. Okay. लेकिन जब आप पेशेंट के दृष्टि से देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है जो पेशेंट एक्चुअली डिप्रेशन में चले जाते हैं उनके लिए एक साइकोलॉजिकल वर्कअप है. बिकॉज सर वाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, जो एल्डर एज है, जैसे एक यंग पर्सन भी है, एक टीन एज है, इफ ही और शी इज गोइंग, मे बी ही इज गोइंग अंडर दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, एंड ऑफ द टाइम पे तो उनके फादर करेंगे, एल्डर वंस करेंगे, एंड उनके डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. और वो तो ये मान के चलते हैं लाइक इट इज़ वन काइंड ऑफ अ मेडिकल, मतलब मेडिकल सिंड्रोम भी नहीं, वो तो होता है, ये मानते हैं. सो लाइक उसको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनको. आपने बड़ा वैलिड क्वेश्चन पूछा और ये मैं हर दूसरे या तीसरे दिन ये प्रॉब्लम फेस करता हूँ. मेरे पास कोई पेशेंट आता है ना जो नॉर्मली 25 साल से कम का होता है, मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ पेरेंट्स से परमिशन लियो. दो ही इज एन एडल्ट, लेकिन पेरेंट्स से परमिशन लियो. तो आधे लोग का जवाब होता है हाँ लिए हैं, आधे लोग का जवाब होता है पेरेंट्स मान नहीं रहे. तो जो ऐसा जवाब देता है ना, मैं उसको बोलता हूँ अगर वो कहीं बाहर से आया होता है तो आप अपने फैमिली मेंबर या मदर फादर जो भी डिसीजन मेकिंग करते हो आपके घर में उनसे मेरी बात कराइए, या लोकल हैं तो प्लीज उनको साथ में लेके आइए. तो पहले उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करना जरूरी होता है. क्या होता है देखिए, अगर मैं फादर हूँ, मेरी एक बेटी है, तो मेरी बेटी मेरे लिए ना दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है. वैसे ही वो जो लड़का मेरे पास आया, भले उसके सर में बाल नहीं है, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए वो दुनिया का सबसे सुंदर लड़का है. उसके पेरेंट्स कोई खामी नहीं देख रहे उसमें, लेकिन वो लड़का जो मेंटल ट्रॉमा सफर कर रहा है वो खुद ही समझ सकता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स का जो जनरेशन था उस समय ये सब चीजें मैटर नहीं करती थी, अब करती हैं. तो वो जो है ना वो रिलेट नहीं कर पाते पेरेंट्स. अरे सर क्या हुआ, बाल तो कम है, क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नॉर्मल एक कमेंट रहता है. फिर मुझे उनके पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि आप कभी अपने बेटे का जो नेचर था आज से 10 साल पहले और अभी में कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं. हाँ सर ये तो घर में बैठा रहता है, कहीं जाता नहीं है. मैं बोलता हूँ क्यों, आपने सोचा कभी इस बात को? तो बोले नहीं. अब मैं बोला पूछिए आप इससे. तो वो धीरे से फिर वो बताता है वो मेरे फ्रेंड्स के बाल हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, फोटो खींचते हैं, मैं कैप पहना रहता हूँ, मेरा मजाक उड़ाते हैं, लड़कियां मुझसे बात नहीं करती हैं, XYZ बहुत सारे रीजन होते हैं. तो वो जब एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं ना, तब उनके पेरेंट्स को बात समझ में आती है कि ये अभी तक काफी मतलब इस चीज को हमने निगलेक्ट किया और हमारा बच्चा इतना सफर कर रहा था, उससे सीरियसली कभी बैठ के बात ही नहीं की इस बारे में. तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू रहता है. और कई बार ऐसा होता है पेरेंट्स उसके बाद भी कन्विंस नहीं होते हैं. कॉज था प्रॉब्लम का, तो अगर वो सॉल्व हुआ है तो दे विल बी. हाँ डेफिनेटली. देखिए क्या ये इवैल्यूएशन ना आपको प्री ऑपरेटिवली करना पड़ता है कि उसका मेन कंसर्न बाल है कि और भी कुछ होता है. देखिए एक बड़ा एक चीज होता है बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम बोलते हैं. उसमें व्यक्ति ये बिलीव करता है कि उसकी बॉडी में गड़बड़ है, वो अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए लोग उसको डिसलाइक करते हैं. अगर बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम वाला पेशेंट है तो हेयर ट्रांसप्लांट यू कांट हेल्प इट. ओके. हाँ, क्योंकि वो सिर्फ बाल नहीं, वो पूरी बॉडी के बारे में या बॉडी के बहुत सारे हिस्सों के बारे में ऐसा सोचता है. तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के समय या प्री ऑपरेटिव असेसमेंट के समय ये सब चीज़ें बात करने से पेशेंट से हमें समझ में आती हैं. ओके. हाँ सर ऐसा कोई इंस्टेंस है क्या लाइक आपको लगा हो कि इनको नहीं जाना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट में, बट दे वांट बिकॉज वही है साइकोलॉजिकली इम्पैक्टेड है? ऐसा तो महीने में कम से कम 2-3 केस होते हैं. ओके. हाँ, मैं कई बार रिफ्यूज भी कर देता हूँ पेशेंट को, बट वो ठीक है, वो कंसेंट देने के लिए तैयार है कि नहीं, आप रिजल्ट नहीं भी अच्छा आएगा तो भी हम रेडी हैं, आप करके दीजिए हमें. एंड टू माई सरप्राइज लगभग 50% टाइम मैं ये बोलूँगा कि रिजल्ट मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा आ गया. ओके. जैसे एक पिछला अक्टूबर की बात है, जगदलपुर के पास का एक लड़का था, ही वॉज वेरी यंग, 23 साल का था, एंड ही हैड ग्रेड 6 बॉल्डनेस. ग्रेड 6 मतलब पीछे का भी जो सर है उसमें आधे तक बाल चले गए थे.
तो मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड माना कर दिया। मैं बोला यार देखो तुम बहुत यंग हो, 23 साल की उम्र में तुम्हारा ऐसा हेयर लॉस हो गया है, मैं अगर ट्रांसप्लांट करूंगा भी तो आपका 70% एरिया कवर हो पाएगा, और इतने यंग हो तो फिर 4-5 साल बाद वापस थिनिंग का इशू आपको आ सकता है, बिकॉज आप बहुत दूर रहते हो, मेरे से रेगुलर टचअप में भी नहीं आ पाओगे। तो ही इंसिस्टेड नहीं आप कीजिए कीजिए कीजिए। मैंने बेमन से किया, बेमन से इन द सेंस मैं नहीं करना चाहता था बट फिर भी मैंने किया, आई डिड माई बेस्ट, और लगभग उसका 50% हेड कवर हुआ, ओके, सिर्फ 50% ही हुआ। मैंने उसको बोला, वो उतने में भी सेटिस्फाइड था। फिर जब रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ, मैंने साथ में कुछ और मेडिसिन भी स्टार्ट की, तो लगभग चौथे महीने के बाद जो ट्रांसप्लांटेड एरिया था वहां तो अच्छे बाल आने लग गए, बाकी जो बॉल्ड एरिया था वहां पे भी छोटे छोटे बाल आने लग गए, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आएंगे। एंड 6 मंथ तक उसका पूरा हेड कवर हो गया। ऑफ कोर्स जो ट्रांसप्लांटेड एरिया था वहाँ बहुत हेवी डेंसिटी में बाल आ गए, बाकी एरिया में अब इतने बाल आ गए कि स्कैल्प कवर हो गया। कई बार हम ये पढ़ते रहते लाइक देसी नुस्खे एंड ऑल, सम तेल लगा लेने से, कुछ लगा लेने से। आई थिंक आपने पहले भी बात किया है बट आई जस्ट वांट मोर क्लैरिफिकेशन। एक सर्टेन स्टेज के बाद आई डोंट थिंक वो काम करता होगा। देखिए अगेन मैंने बताया ना, आप कोई भी ट्रीटमेंट लीजिए, होम्योपैथी लीजिए, आयुर्वेदिक लीजिए, एलोपैथी लीजिए, इसमें जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है, मतलब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, वो सारा आपके रूट पे टारगेटेड होता है। तो अगर रूट नहीं है तो कुछ काम नहीं करेगा। रूट नहीं कैसे, वो बताया ना, अंडर लाइट स्कैल्प अगर चमक रहा है वो एरिया में रूट नहीं है, ओके, तो रूट नहीं है तो आप कुछ भी लगा लीजिए, इट विल नॉट वर्क। लेकिन अगर उस एरिया में रूट है, छोटे छोटे जड़ दिख रहे हैं, तो थिंग्स माइट वर्क। जैसे बीच में ये बड़ा चला था आदिवासी तेल, हाँ, मोर और लेस, मैं इसको स्कैम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आदिवासी तेल में ऐसा कुछ भी नहीं था जो नॉर्मल कोई हर्बल ऑयल आपको हेयर लॉस के लिए मेडिकल स्टोर में मिलता हो उससे कुछ अलग मिले, वो सेम वही था। Does placebo work in this also? Not much, I would say. Okay. Not much. देखिए क्या होता है, प्लासिबो, इसमें जो इशू है बेसिकली, जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस में इशू है ना, वो हार्मोन इशू है। मतलब मैंने आपको बताया नहीं, जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस होता है ना, वो एक हार्मोन होता है, उसको डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, DHT। आपने बड़ा सुना होगा DHT। DHT टेस्टोस्टेरोन का एक्टिव फॉर्म होता है। Okay. ये जो हेयर थिनिंग या हेयर मिनिचुराइजेशन जो होता है ना, वो ये हार्मोन कराता है, Okay. है ना। तो प्लासिबो इफेक्ट के कारण DHT ब्लॉक नहीं होता, तो नहीं आता। Okay. हाँ, प्लासिबो इफेक्ट वहां पे काम करता है जहां पे साइकोसोमैटिक इशू हो, मतलब फिजिकल प्रॉब्लम है ही है, साथ में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है। साइकोलॉजिकल मतलब उस चीज को वो एग्रेवेट कर रही है। यहाँ पे साइकोलॉजी, तो वो जो बॉल्डनेस हो गई उस कारण मैं डिप्रेशन में गया, डिप्रेशन के कारण बॉल्डनेस में नहीं हुआ। समझे आप बात को? तो जहाँ पर डिप्रेशन की वजह से बॉल्डनेस है, शायद वहाँ थोड़ी बहुत ये चीज काम वहाँ पे देखिए रूट्स कंप्लीटली नहीं जाती हैं। वो मैंने बताया ना, वो शॉक है, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी थोड़ी अल्टर्ड हो गई तो चलेगी। वहाँ पे दिस ट्रीटमेंट्स विल वर्क। डिपेंड करता है कितने एक्सटेंट पे काम करता है, बट काम करेंगे, ये है। एंड नेचुरल ट्रीटमेंट्स डू वर्क, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। इनका ऑफ लिमिट होता है ना, अभी तक रिसर्च नहीं हुई है, तो इनको कंप्लीटली डिनाई कर देना भी ठीक नहीं होगा, बिकॉज एक आयुर्वेदिक परंपरा भी हमारी हजारों साल की है, जो प्रूवन साइंस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने कभी उतना रिसर्च किया नहीं, तो हम उसको डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते। बट हाँ, बहुत सारे आयुर्वेदिक कॉम्पोनेंट्स हैं, जैसे भृंगराज हो गया, आंवला वगैरह हो गया, दिस थिंग्स डू वर्क, है ना। कितना काम करता है, इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च। सर, कैन वी से कि in the future baldness is completely an optional thing for us? अभी जहाँ मैं बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है शायद आज से 10 से 15 साल बाद हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीटली बंद हो जाए। Is that? Yes, because रीजनरेटिव मेडिसिन का दौर आ चुका है। Okay. अभी आई वुड से बड़ा नेटल स्टेज पे है। आपको 3-4 साल के अंदर अंदर रीजनरेटिव मेडिसिन का धूम चारों तरफ सुनाई देता हुआ मिलेगा। Can you bit explain, sir? रीजनरेटिव मेडिसिन देखिए, साइंस का ऐसा ब्रांच है जो डैमेज टिश्यू को या तो रिप्लेस कर देता है, या रीजनरेट कर देता है, या रीग्रो कर देता है। Is it same like stem cells? यस, स्टेम सेल्स एक्चुअली आपका जो मैंने बताया ना, उसी का पार्ट है। अब यहाँ पे भी जो हेयर थिनिंग होती है ना, उसमें अगर हम रीजनरेटिव मेडिसिन के थ्रू जो फॉलिकल्स के रेमिनेंट्स हमारे पास बचे हैं उसको रीएक्टिवेट कर पाते हैं, तो वापस बाल आने लग जाएंगे। अभी कुछ रिसर्चेस हैं, ऑफ कोर्स ह्यूमन रिसर्चेस नहीं है, वो माइस पे रिसर्चेस हैं, जिन्होंने बड़े प्रॉमिसिंग रिजल्ट शो किए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है आने वाले 10 से 15 साल के बाद हेयर ट्रांसप्लांट बंद हो जाए और रीजनरेटिव मेडिसिन के माध्यम से हम बॉल्ड जो पेशेंट्स हैं उनके बाल वापस उगा सकें। दैट्स सो इंटरेस्टिंग सर। मतलब हमें लगता था लाइक हेयर ट्रांसप्लांट, बट यू गिव नया हमें चीज़ें को पता चल रहा है कि इवन
ये जाकर वी आर हो गोइंग सकता टुवर्ड्स है। इट रीजनरेटिव, हो बट दैट इज इन रिसर्च अभी तो खैर रिसर्च स्टेज पे है, हाँ, बट initial थिंग्स लुक stage. प्रॉमिसिंग. Okay. Yes. Okay. That's cool, sir. Sir, this was the we are in the final leg of our conversation. Sure. एक ना आपके लिए मैंने ना एक कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस बनाए सर, लाइक जी। 1 लाइनर 2 लाइनर, व्हाटएवर इट कम्स टू योर माइंड. ये बड़ा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए बिकॉज लेट अस सी सर, ठीक है, लेट अस चलिए। ट्राई. नंबर 1, हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर विग, व्हिच इज बेटर? हेयर ट्रांसप्लांट ऑफ कोर्स, नो डाउट अबाउट इट. ओके. हु हैज द बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट इन बॉलीवुड सर? ऐसा कुछ है? यस, आई कैन से रणबीर कपूर. Ranbir Kapoor. Wow. No idea about that before. Sir, one biggest myth about hair transplantation हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर हो जाता है. is that एक आयोटा भी, बिल्कुल भी इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट से कैंसर होता है. दूर दूर तक किसी चीज का रिलेशन नहीं इन दोनों का. but पेशेंट डू आस्क मी, आई वुड से अराउंड 30% पेशेंट आस्क मी कि ट्रांसप्लांट से कैंसर तो नहीं हो जाएगा. आई डोंट नो ये बात कैसे पब्लिक में है, क्यों है. Okay. Bald men or men with hair, who is more attractive to you sir? ऑफ कोर्स मैन विथ हेयर यार, मेरा Man with- प्रोफेशन है. आप तो मेरे पेट पे लात मार रहे हैं. Sir, एक और है, हेयर ट्रांसप्लांट और पीआरपी थेरेपी, which is better sir? हेयर ट्रांसप्लांट. हेयर ट्रांसप्लांट. लेकिन मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा. Okay. दोनों का जो मतलब है वो अलग अलग जगह पे है. हेयर ट्रांसप्लांट हम वहां पे करते हैं जहाँ पे बॉल्डनेस हो चुकी होती है, और पीआरपी थिनिंग स्टार्ट हुई है या प्रोग्रेशन में है तब हम करते हैं. Okay. पीआरपी बॉल्डनेस पे काम नहीं करेगी. Okay. हाँ. Okay, fine. Sir, आपके during entire practice time, what is the weirdest question a patient has ever asked you? अगर बाल नहीं आया तो पैसे वापस करोगे? Money back guarantee. Yes. Obviously, answer तो no होगा sir. Yeah. Sir, if hair transplants were free, would everyone या every bald person get one? ऑफ क्या- कोर्स, Hmm. ऑफ कोर्स. मैंने बताया ना आपको, डिस्कशन हुआ हमारा, मनी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. लेकिन वही जो मैं बताया, माइक्रो फाइनेंसिंग ने ये प्रॉब्लम को भी काफी हद तक सुलझा दिया है. लोगों को मालूम नहीं है इस बारे में. हो सकता है Okay. आपके पॉडकास्ट से माध्यम Yes, से sir. कुछ लोगों को पता चले. This was a new information. True. Sir, one hair care routine that actually works. एक्चुअली वर्क्स. मैं बोलूंगा कि हेयर मसाजिंग, Okay, इट वर्क्स. that works. यस. Yeah, good. Is there any natural way to reverse baldness? I think हमने आंसर किया है, but still. नहीं, नेचुरल वे तो मैं रिवर्स बॉल्डनेस तो नहीं बोलूंगा. थिनिंग को हम स्लो डाउन कर सकते हैं, ये बोलूंगा. Yeah, true. What's the future of hair loss treatment in one word? वेरी प्रॉमिसिंग. जैसा मैंने बताया, स्टेम सेल थेरेपी विल कंप्लीटली रिवोल्यूशनाइज दिस फील्ड. Okay. 10 साल की बात है. Yeah, okay, sir. So, sir, that's the end. लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ, someone who is undergoing through this baldness के problem से भी जा रहा है, what would be your last message for that person, sir? देखिए, मैं बोलूंगा अगेन, अपने प्रीशियस 3-4 साल शुरू के वेस्ट मत कीजिए. Okay. जब आपका बॉल्डनेस का ग्रेड कम है, उस समय ग्रेड 2 ग्रेड 3 है, तो आपका ट्रांसप्लांट भी काफ़ी सस्ते में, सस्ता मतलब कम अमाउंट में हो जाएगा. प्लस आप डॉक्टर के संपर्क में भी आ जाएंगे, तो आपके फर्दर प्रोग्रेशन नहीं होगा. वो डॉक्टर मैनेज करके उसको स्लो डाउन कर लेगा. Okay. तो वो शुरू के 3-4 साल डिनाइल में जाने की जगह एक्टिवली अपने आप को किसी डॉक्टर को दिखाइए और जो वो बोल रहा है उसकी सलाह लीजिए. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. मैंने देखा है, मेरे पास ग्रेड 2 के पेशेंट लगभग ना के बराबर आते हैं. सब ग्रेड 3, अर्ली ग्रेड 4 यही पेशेंट आते हैं. उस समय क्या होता है, आपके ट्रांसप्लांट का ग्रेड बढ़ जाता है तो आपकी सर्जिकल कॉस्ट भी बढ़ जाती है. और कहने का मतलब क्या बोलूँ मैं, आपका जो प्रीशियस डोनर एरिया है उसके भी जितने बाल अवेलेबल हैं, मैं उसमें नॉर्मली अगर ग्रेड 2 में मुझे 2000 बाल लगाने, तो आप ग्रेड 4 में आएंगे तो मुझे 4000 लगाने पड़ेंगे. अल्टीमेटली लॉस आपका है. Yeah. पीछे से 2000 बाल एक्स्ट्रा लग गए. आप शायद 2 साल पहले वो ट्रांसप्लांट करा लिए होते तो खर्चा भी आधा लगता. आपके डोनर एरिया में भी डबल बाल होते जितने हैं अभी उससे. And sir, if someone wants to connect to you, like Instagram पे DM वगैरह? Of course, I have a YouTube channel by name Roots Hair Transplant Clinic. Okay. उसमें मेरे बहुत सारे आप पेशेंट के साथ कॉन्वर्सेशन देखेंगे, बिफोर आफ्टर के रिजल्ट्स देखेंगे. प्लस आई हैव फेसबुक एंड इंस्टा पेज बाय रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक. इट्स ROOTZ, Okay. रूट्स हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक. Okay. So sir, it was a very nice and insightful conversation with you. थैंक यू. बहुत मज़ा आया सर, और बहुत नॉलेज मिला. I mean, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो मुझे नहीं मालूम था, काफ़ी मिथ भी ब्रेक हुए. सो थैंक यू फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट सर, एंड वी होप कि हम फ्यूचर में और किसी
फर्दर इसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स पर और बात करने के लिए मिलेंगे. Sure. That I'm note, all sir, open to it. thanks very much coming over here, sir. Yeah. Thank you for inviting me. So ladies and gentlemen, this was Dr. Soumya Pandey. होपफुली आपको ये कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छी लगी होगी, इंसाइटफुल, बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन मिला होगा, काफ़ी कुछ जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे. बट स्टिल अगर आपको सर से डायरेक्टली बात करनी है तो जैसे सर ने कहा उनका यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम आईडी है, फेसबुक है, इन सब पर आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं. आई विल गिव ऑल द लिंक्स ऑन द डिस्क्रिप्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मेरे इस चैनल को और सर के यूट्यूब चैनल को दोनों को अगर आप नहीं किए हो अभी तक सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा. सी यू इन सच काइंड ऑफ अ नेक्स्ट इंसाइटफुल पॉडकास्ट. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.